से पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी पॉजिटिव एक एवोल्यूशन आई है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए थी, लाज़मी थी और यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट में नज़र नहीं आ रही थी उस 5 साला दौर के अंदर और अब वो आगे इवॉल्व होने जा रही है। तो ये लोग जितने दूर रहेंगे, उतना पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी रहेगी। इसमें एक किरदार मोहसिन नकवी का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट की, वो ट्वीट जो है इट वेंट अ लॉन्ग वे और ये उस ट्वीट ने भी हिला कर रख दिया कि उसने एक एक बात मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया को बता दी कि इस टीम के साथ मेरी फुल फ्लेज बैकिंग है। उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। तो ये इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि टीम मैनेजमेंट को और रिजल्ट आपके सामने इफ़ी भाई। मैं इसी बात पे ये कह रहा हूँ कि अगर इनको ये बैकिंग मिली, इनको ये कुशन मिला गोइंग फर्दर, गोइंग फॉरवर्ड, तो ये लोग जो है ना कोई हल्ला मचा सकते हैं। मुझे तो लगता है एशिया कप में पाकिस्तान हल्ला मचाने की पूरी-पूरी सलाहियत रखता है क्योंकि दुबई और अबू धाबी की विकेटें जो हैं, वो इतनी खराब नहीं होंगी जितनी शारजाह की विकेट थी और पाकिस्तान को एक अच्छा मेरे ख़्याल में गो मिलेगा। हारिस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी डाउन द ऑर्डर। क्या कहते हैं आप? क्रिक भाई, मेरा पहले दिन से जब से सलमान अली आगा कप्तान बना है, मेरा अपना जो रुझान था वो उसकी कप्तानी को लेके था। मेरा रुझान उसको कैसे लेकर आए ये नहीं था, या उसका स्ट्राइक रेट क्या है, या वो टीम में फिट होता है नहीं होता। मैंने सिर्फ ये देखा कि उसके पास गेम की सबसे ज्यादा सेंस है पूरी टीम के अंदर। किस खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर उसको इख्तियारात मिलते हैं तो फिर वो इनको प्रूफ भी करेगा। और प्रूफ करने के लिए कुछ वो वाले मेरिट्स रखने पड़ेंगे जो लोगों ने खुद रख लिए। देखिए, कल सलमान अली आगा ने कहा कि यार लोगों ने इस फाइनल को समझ लिया था कि शायद यही फाइनल है और यही मैच जीतना जरूरी है, हालांकि मेरे लिए ये एक प्रैक्टिस मैच था। बड़ा कैजुअली उसने इस बात को कहा, और डेफिनेटली जो उसने कहा वो उसके दिल की बात थी। वो वजह ये है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, ना वो शर्माता है ना वो झिझकता है। वो सिर्फ उन सवालात को ढूंढ रहा होता है जो जेन्युइन सवाल हैं, और उसका जवाब भी वो बड़ा खूबसूरत अंदाज से देता हुआ नजर आ रहा है। कप्तान ने जो है ना, लोगों को जवाब देना होता है। किन लोगों को जवाब देना होता है? जो बैठ के घरों में देख रहे होते हैं या दुनिया भर में टीवी पे आगे बैठते हैं मैच देखने के लिए, उनको कप्तान ने जवाब देना होता है। या तो वो परफॉर्मेंस से दे, ठीक है, और जब वो परफॉर्मेंस आती है तो बहुत सारे सवालात परफॉर्मेंस पे भी निकल कर आते हैं। हारिस को लेकर जो उसने बात की है, ये मैं पिछले 1 महीने से तकरीबन बांग्लादेश टूर से करता हुआ आ रहा हूं कि अगर तो वो किसी खिलाड़ी को ऊपर से नीचे खिला रहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स उन खिलाड़ियों के हाथ में। देखें यार, मैं मुझे अभी भी लगता है, वो आगा सलमान ने कहा नहीं है, मगर ओवरऑल जो मैंने नतीजा निकाला है वो यही है कि खिलाड़ियों को ये बता दिया गया है कि तुम्हारा काम मैच जितवाना नहीं है। हर खिलाड़ी को बताया गया रहा को कि तेरा काम मैच जिताना नहीं है, मैच हम जीतेंगे उन प्लान्स पे जो प्लान्स हर खिलाड़ी को दिए गए। हारिस भी एक टूल है जिसको आज वो 7 या 8 नंबर पे अगर रखते हैं तो उसके पास एक प्लान है कि तेरा काम मैच जितवाना नहीं है। कल भी उसने 3 बॉलों पर ही वही चुतियाबे का, जो कह रहे हैं ना लोग, चुतियाबे का शॉट। अबे इस मैच में भी जहां बत्ती बनी हुई है पाकिस्तान की, वहां पर भी अगर वो अपने रोल में है, अपने रोल में, तो उसको अपना रोल पता है कि मेरा इस 11 में रोल क्या है। उसका काम नहीं है मैच जितवाना। मैच एक टीम एफर्ट जितवाती है, और वो पूरी टीम एफर्ट आपको नजर आई इस शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। 2-3 खिलाड़ी ही निकलते हैं और वो 2-3 खिलाड़ी पाकिस्तान के निकल कर आए। तो जो फॉर्मूला है वो यही है कि सबको प्लान दे दिया है और सबको बिठा के समझा दिया कि तुम में से कोई ये ना समझे कि यार तुमने मैच जितवाना है। इसीलिए आगा सलमान जो है वो कहीं ना कहीं निखरते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आप प्लान पे स्टिक करते हैं भैया, तो फिर आप काम भी उतारते हैं सही। कल साइम और फखर के जो वो 48 रन हैं, वो कहीं ना कहीं 17 पे 19 साइम के तो नजर आ रहे हैं लोगों को। ये इवन फखर को भी लोग कह रहे हैं कि यार बड़ा स्लो खेला वो। तो यार सिचुएशन अगर कप्तान रीड करता है और वो अगर कह देता है कि 7-8 ओवर तक आपने विकेट पे, एक इशारा ही जाता है ना ग्राउंड के अंदर, इशारा ही होता है ना प्लान चेंज करने का या फार्मूला चेंज करने का। एक इशारा कर दिया गया वहां से, वहीं रहो अभी।
वो वहीं रहे फिर वो। इसका मतलब ये है कि सिंगल डबल भी आता है। सिंगल डबल भी करना आता है ना यार। तो जहां प्लान चेंज करना था वहां चेंज भी किया, और जहां प्लान में आपने साइम को चौथा ओवर फेंकवाना था पावर प्ले में, वहां आपने चेंज वहां पे भी किया, आपने साइम को चौथा ओवर फेंकवा दिया। और अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बैटिंग में भी बड़े स्ट्रांग है, तो जहां मामला आपके प्लान्स के आ रहे हैं, तो मुझे तो अभी भी बिलीव है कि यार जिन प्लान्स के ऊपर लड़कों को तैयार किया जा रहा है, वो सिर्फ यही है कि तुमने अपने रोल में रहना है। अपने रोल से बाहर अगर चले गए ना, कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है पाकिस्तान को जितवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बैठे हैं पीछे, मैनेजमेंट पूरी बैठी हुई है ये फैसला करने वाली और टाइम टू टाइम सिचुएशन को चेंज करने वाली, इसका जवाब हमने देना है। तुम हमसे बड़े कुछ ज्यादा मत सोचो, तुम वही करो जो तुम करते आए हो। तुम 2 बॉलों में आउट हो जाते हो, आउट हो जाओ। हारिस का जो रद्देमल आया है, कल कल भी लोगों ने उड़ाया उसको ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने उड़ा दिया उसको पकड़ के, ये कौन सा तरीका है ये कर दिया। भैया मुझे ये लगा कि वो अपने प्लान पे गया, उसको जो बोला गया था वही करके आया, बस खत्म। बाकी उसको ये कॉन्फिडेंस है कि तुम हमारे साथ रहोगे और तुम आगे भी खेलोगे, इस पे ड्रिल होगी। यार इफ्ती भाई, बिल्कुल सही आपने सम अप किया है सिचुएशन को। मेरा ये सवाल है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि साहबजादा फरहान को चेंज करने की ज़रूरत है? या आपको ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन द एशिया कप्स आपको इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए और जो भी चेंजेस होनी चाहिए वो बॉलिंग में सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए? मेरे ख्याल में कल जो हारिस रऊफ को बिठाने का फैसला था वो भी बड़ा परफेक्ट साबित हुआ। मैं थोड़ा-सा टेंटेटिव था और भी लोग टेंटेटिव थे कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खेलना चाहिए था। लेकिन फ़हीम अशरफ ने अपनी यूटिलिटी, वो जो 2 छक्के थे ना, उन्होंने बहुत बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट किया कल के मैच में। जिस तरह आपने साइम की इनिंग्स की बात की और फ़खर की इनिंग्स की बात की, तो डाउन द ऑर्डर जिस तरह की इनिंग्स ये नवाज़ ने और फ़हीम ने खेली है ना, उसने भी बहुत डिफ़रेंस क्रिएट किया। तो फ़हीम को खिलाना जो है, बड़ा फ़ायदेमंद हो गया कल के मैच में। और गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में बॉलिंग कॉम्बिनेशन में ही चेंजेस होंगे इन द एशिया कप एज़ पर द सिचुएशन, क्योंकि हर मैच में तो ऑफ कोर्स आप सुफियान और अबरार को नहीं खिलाओगे और अबरार का एज़ अ लीड स्पिनर अबरार की ही जगह बनती है, मुझे नहीं लगता कि सुफियान की जगह बनती है। तो अबरार ही खेलेगा सारे मैचेज़ और सुफियान फिर एज़ पर सिचुएशन खेलेगा। तो आपको बैटिंग लाइनअप में आपको क्या लगता है और आप क्या बॉलिंग लाइनअप में क्या कहते हैं? मेरी बातों से आप एग्री करते हैं या आपके फर्दर कोई वो है? भैया देखिए, मैं अगर 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक आता हूं ना, सिर्फ मैं T20 आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूं, तो आपको वहां पर भी वही लोग, पुराना फार्मूला मिलेगा, जिनके आपको रन्स तो मिल जाएंगे, मगर वो भी मतलूबा रन्स नहीं है, वो भी टीम के लिए नहीं है, वो भी सिर्फ अपने मालिशन के लिए हैं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि 34 मैचेस रिजवान और बाबर ने खेले हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप्स में, और इसमें एशिया कप शामिल नहीं है, जिसमें से जनाब 1115 रन उन्होंने बनाए हैं 994 बॉल खेल कर, यानी कि 1000 बॉलों पे 1115 रन बनाए हुए इन्होंने, जहां पावर प्ले की पूरी लग्जरी इनको मिलती है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपने इतने सारे मैचेस दिए हो, ठीक है, एक ही मनपसंद टॉप ऑर्डर को, तो फरहान क्यों बुरा लग रहा है आपको? मैंने तो अभी ये कहा ही नहीं कि फरहान ने कोई इवेंट आपको खेला हो और जहां पर वो टॉप ऑर्डर में खेल रहा हो। अभी तो उसकी बारी भी नहीं आई है यार। अभी तो वो इंतजार कर रहा है कि उसके पास भी कोई ऐसी जिम्मेदारी आए जहां पर उसको लगे कि नहीं यार, मेरे बल्ले से कुछ जो छुपा हुआ है वो मैंने निकालना है। अभी तो वो सिर्फ वो वाली चीजें कर रहा है, अपनी कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है, जो एक खिलाड़ी का बिल्कुल राइट होता है। आपने जब आंखें बंद करके बिल्कुल आपने इतने सारे मैचेस दे दिए उठाकर, एक ही तबके को, एक ही कबीले को, एक ही फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो फिर अभी फरहान तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया यार अभी तो। वो जब पाकिस्तान के साथ खेला बाबर या रिजवान की कप्तानी में, तो आप देख लीजिए कहाँ पे खिलाया गया उसको। इवन हसीबुल्ला को भी अगर आप देखेंगे तो उसके साथ भी ज्यादती है। तो जहां आपको मौका देना है, जिस टैलेंट को आपने मौका देना है, उसको तो आप दे नहीं रहे। ठीक है, तो अभी फरहान को तो आपने आजमाया ही नहीं है, अभी तो टाइम ही नहीं आया उसकी आजमाइश का। अभी तो वो समेट रहा है बस चीजें, बांग्लादेश में मिल गया कुछ, वहां वेस्ट इंडीज में मिल गया कुछ,
ठीक है? अभी उसके बड़े मुकाबले तो कहीं आए ही नहीं है। बड़े मुकाबले वो होते हैं जो आपसे लेकर आपके घर के किचन तक जा रहे होते हैं। किचन मतलब आपकी फैमिली तक, आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर्स तक, ठीक है? आपके मिलने-जुलने वालों तक जा रहे होते हैं, जो आपसे हर लम्हे पूछते हैं, इवेंट्स पे पूछते हैं ना हर आदमी। तो फरहान के पास तो अभी वाले इवेंट आए नहीं है। और फरहान के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि यार फरहान और यूं और यूं और यूं और यूं, भाई कमाल हो गया यार। उसको भी एक दो इवेंट दो बड़े बड़े इवेंट दो, फिर आप उसको करो अकाउंटेबल। मैं भी करूंगा अकाउंटेबल के नहीं यार फरहान, दिस इज टू मच यार, हो गया बस तुम्हारा। ठीक है, कल आपने देखा पहला कैच उसने लिया है फरहान ने। मैं ये नहीं कह रहा कि फरहान के साथ कोई नहीं है, मगर आप देखिए जरा हाइलाइट्स में भी आपको नजर आएगा फरहान गुरबस का कैच लेने के बाद जो खुशी, जो राशा राशा उसकी शक्ल पर है ना फरहान की, वो किसी की शक्ल पे नहीं है, वो किसी की शक्ल पे नहीं है। हारिस का वो जो स्टंप है और सलमान अली आगा को इंसिस्ट करना जो है, वो क्या निशानदेही क्या कर रहा है। मेरे लिए तो ये है कि यार ये ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ऐसे लगे हुए हैं कि इनको पता है कि यार अब सिर्फ टीम एफर्ट ही हमारी हमें जीत दिलाएगी। अब हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से नहीं कुछ हासिल होगा। कोई अपने रोल में बड़ा सा कर जाएगा तो वो पाकिस्तान की या सलमान की जीत का मुकद्दर बन जाएगा, मगर अपने रोल से बाहर जो भी जाएगा वो पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अपने आप पे तारी कर ले कि यार मेरी जिम्मेदारी है टीम को जिताना। अब एक घंटे पे चढ़ गई तेरी जिम्मेदारी, ऐसी की तैसी तेरी यार। अब सिर्फ वही काम चलेगा इस शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, जो प्लान का हिस्सा होगा उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। साजिदा फरहान आगा सलमान के प्लान का हिस्सा है, मेन टूल है वो। उसको अभी इवेंट दीजिए, फिर उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी कीजिए। मेरा तो सीधा सा यही एनालिसिस है इसके ऊपर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप फिर एग्री कर रहे हैं इस बात से कि पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप तो यही रहेगा एशिया कप में? वी आर नॉट सीइंग एनी चेंजेस अनलेस कि कोई इंजरी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब थोड़ी-सी कंड्यूसिव विकेटें मिल जाएँगी ना, तो हारिस भी 6-7 नंबर पे रन्स करना शुरू कर देगा। आप देखिएगा हारिस भी करना शुरू कर देगा और बॉलिंग में सिर्फ़ जो है वो चेंजेज़ होंगी। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो काइंडली अपने हैंड्स रेज़ करके यार आप लोग बात कर सकते हैं। माइक, आप क्या बोलना चाहते हो बोलो? जी, थैंक यू डॉग। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। इफ़ी भाई ने बिल्कुल सही बात की कि इट्स टू अर्ली फरहान के लिए, क्योंकि उसको अपॉर्च्युनिटी तो बिल्कुल भी नहीं दी गई। और फरहान का जो है वो बिल्कुल जो पता चल जाएगा वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद जो ट्राई सीरीज़ होगी उसमें फरहान का पता चल जाएगा कि फरहान किधर है। क्योंकि साउथ अफ्रीका से जो टी20 या फिर जो ट्राई सीरीज़ के 5 मैचेस मिलेंगे इंक्लूडिंग फाइनल, तो उन 8 मैचों में फ्लैट विकेटें होंगी, पिंडी लाहौर में मैच है। तो फरहान का बिल्कुल पता चल जाएगा कि फरहान का क्या है, और बाकी लड़के भी फॉर्म में आ जाएंगे। सेकेंडली ये कि कल जो है वो कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त हुई। अगर आप गुरबाज का आउट देखें तो 2007 में आरपी सिंह ने जैसे हफीज को आउट किया था और अबू नथापा ने अपने लेफ्ट पे कैच किया था, ना वो फर्स्ट स्लिप थी ना वो सेकंड स्लिप थी, वो बिटवीन में खड़ा हुआ था फरहान। और बिल्कुल उसके हाथ में उसने विकेट कीपर स्टाइल में आराम से कैच किया है और सेलिब्रेट किया। और वही मैंने जो डॉग आपको कहा था कि कटर से आउट होंगे, और वही उसने कटर की, एंगल हुआ, बल्ला उसने बिल्कुल गैप में निकाला और सीधा फरहान के हाथ में, क्योंकि वो फर्स्ट स्लिप नहीं थी ना ही वो सेकंड स्लिप थी, वो बिटवीन में खड़ा हुआ था। तो कप्तानी कल जबरदस्त थी और एग्रेसिव नजर आई। एग्रेशन ये नहीं होता कि आप चीख रहे हो दहाड़ रहे हो, उसने बड़े आराम से अबरार को पंजाबी में कहा कि टेंशन नहीं लेनी, बार बार कर, आज इनारी डैश फाड़ देंगे। ठीक है, उसने बड़े आराम से, वो कोई चीखा नहीं, कोई टोपियां जमीन पे नहीं मारा, उसको जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि एक दो विकेटें मिल जाए। पर हैट्रिक पे जिस तरीके से टीम जेल हुई वो बहुत ही जबरदस्त था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकल आई। किसी का दिन था, कैसे कल नवाज का था, परसों किसी और का, वो ठीक है, लेकिन जो इफ़ी भाई ने बात की कि टीम परफॉर्मेंस होगी, वो नहीं है कि तू जितवाएगा, तू कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, सबको बोला हुआ है कि जीतेंगे तो एज अ टीम और हारेंगे तो एज अ टीम, और वो कल नजर आया। किसी को कुछ ना ज्यादा चढ़ाया गया, ना कोई एक्स्ट्रा वीडियो आएगी कि तू मैच विनर था तो तू ये था, कि तू वाकई मैच, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। ठीक है, एक कल्चर अभी हो रहा है, तो हम, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कल्चर को बनने हम ही लोग नहीं देते, हम लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो अब एक कल्चर बन रहा है। वर्ल्ड कप से पहले इतने सारे क्या नाम है जो इवेंट्स आ रहे हैं, हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें ये करना चाहिए। कल इफ एंड बट्स थे, लेकिन मैंने डॉग को कहा था कि
ये वो पिच है जिस पे सोहेल तनवीर स्पिन करा रहा था ओमान में, ये वही वाली पिच है। और ये पिचें अब दुबई में नहीं होंगी, वो थोड़ी बेहतर होंगी, वेस्ट इंडीज टाइप हो जाएंगी। वहाँ फरहान थोड़ा सा रुक के अगर खेलेगा तो हो सकता है अपने रन्स कर ले, लेकिन अपने रन्स का कल्चर नहीं है जो इफ़ी मैंने कहा कि अपना तो है ही नहीं। बस आओ 10 बॉलें लो, 15 बॉलें लो, इतना आपका टारगेट है और चले जाओ। और यही हुआ, इसी कल्चर की वजह से कल हम 140 तक चले गए, एक फाइटिंग टोटल दे गए। जैसे फ़हीम अशरफ ने 1 छक्का और 2 चौके मारे थे, आते साथ ही राशिद को चौका मारा था, विकेट गिरी हुई थी, फिर नवी को रिवर्स स्वीप पे मारा और फिर इनसाइड आउट उसने ओवर एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा। तो वो अपना काम कर गया था, वो अनफॉर्चुनेट था, निक लग गई। तो कल्चर को अब हमें डेवलप होने देना चाहिए, ना कि हाय-हाय किल-किल करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक यंग कैप्टन है, यंग खिलाड़ी है, इनको टाइम तो किसी के किसके कितने मैच हैं, किसी के भी नहीं है। फरहान के कितने मैच हैं, वो अगर मैचेज़ अब निकालें उसमें कोई एवरेज ही नहीं निकलेगी, 5वें छठे में बैटिंग आ रही है। तो टाइम दे दें, साउथ अफ्रीका उसके बाद जो ट्राई सीरीज़ रखी है, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम वर्ल्ड कप में किस बॉडी लैंग्वेज के साथ कितनी तैयारी है, क्या है, कैसे जा रहे हैं, क्या है। तो मेरा यही था। जी, थैंक यू माइक, आपने बहुत अच्छी बातें कही, बिल्कुल यही बातें हम कर रहे हैं। सोमू, आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो यार। हेलो, हेलो। मेरा एक सवाल था इफ़ी भाई से, जैसे कि हारिस जो है, मोहम्मद हारिस है, विकेट कीपर है। क्या एशिया कप स्क्वाड में एक दूसरा विकेट कीपर का होना ज़रूरी है? अगर ऐसा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर काल को इसका अगर कहीं इंजरी हो जाता है, मोहम्मद हारिस का, क्या फिर हम दोबारा देखना चाहेंगे वो मोहम्मद रिजवान को? कि इसीलिए नहीं सिलेक्शन हुआ कि वो एक्सेस मिल सके? क्या मैच जीता पाकिस्तान ने, फाइटिंग फाइटिंग स्पिरिट दिखी कल। और हेलो। इफी भाई की फैन है, स्पोर्ट्स तक खुशी, स्पोर्ट्स तक की खुशी इफी भाई की फैन है बहुत बड़ी। ये कैसे पता आपको कि स्पोर्ट्स तक की खुशी इफ्ती भाई की फैन है? क्योंकि वो जिस एरिया से मैं आता हूँ उस एरिया की है, नोएडा वाली साइड की, जनकपुरी वाली साइड की, इस वजह से मुझे पता है। हेलो, हेलो। मेरा मेरा सवाल का आंसर नहीं मिला ना जी, इफ़ी जी, भाई आ से। रहा है, आ रहा है, सोमू आ रहा है, अभी इफ्ती भाई देंगे आपको। तो इसका मतलब है बलप्रीत आपकी बातचीत है खुशी से? सर उनके अगर आप लाइव देखें, मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिपें भी दिखा सकता हूँ कि लाइक दे नो इफी भाई, दे नो वासे, लाइक बट वो बात करना सही नहीं समझते, बट दे नो लाइक दे, मुझे पता चलो ठीक है, इफ्ती भाई के फैन तो बहुत सारे हैं यार, खुशी भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, इफ्ती भाई का बहुत वो है। तो इफ्ती भाई, ये सोमू ने एक सवाल किया है, इसका जवाब जी ज़रा जी, अगर नहीं आप नहीं, दे बड़ी दें। बात नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इफी भाई की फैन फॉलोइंग दोनों मेल फीमेल दोनों में ही बहुत बड़ी है, बस वही बात है। जी, जी, बाकी बिल्कुल। बहुत बढ़िया स्पेस है भाई, फुल सपोर्ट, थैंक यू। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ, इफ्ती भाई, आप हैं इधर? जी जी, सोमू, मेरे ख्याल में यार मैंने कल भी बताया था कि आप अगर हारिस हो जाता है कुछ मसला उसके साथ, तो आपके पास जो सेकंड बेस्ट है वो साहिबजादा फरहान है। और साहिबजादा फरहान तीनों फॉर्मेट में बेस्ट विकेट कीपर भी रह चुके हैं। वो तीनों फॉर्मेट खेले हैं उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक के, T20, ODI, एलिस्टे और फिर काजल ट्रॉफी। तो साहिबजादा फरहान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेलते थे KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से। और आज भी अगर वो टीम में है KPK की, तो वो एज विकेट कीपर बैट्समैन ही है। एक साल पहले उन्होंने ये कहा जरूर था कि अब वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उनको लग रहा था कि वो एज बैटर ही अपने आप को पाकिस्तान की टीम में देखना पसंद करेंगे, और वो एज बैटर ही अभी खेल रहे हैं पाकिस्तान में। मगर अगर इनकेस हारिस के साथ कुछ इशू आता है, तो आपको विकेट कीपर के लिए अब कहीं वेस्ट इंडीज से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, भले वो 62 बॉलों पे 80 रन मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने स्टैंड बाय में रखा हुआ है। उसके अलावा अगर साहिबजादा फरहान के साथ भी कोई इशू आता है, तो ख्वाजा नाफे है जो T20 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो है। अगर वो भी नहीं होता तो आपके पास हसीबुल्ला खान है, जो बेस्ट डोमेस्टिक का विकेट कीपर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ले देकर वही बराए नाम लोग रह चुके हैं या उनकी टीम की स्ट्रेंथ हो जाएगी। वो अपनी जगह जहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जितनी
वही खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी जो मुझे कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है 15-16 लड़कों का पाकिस्तान का, तो बैकअप भी मुझे नजर आ रहा है कि यार आपके पास बैकअप भी है। कहीं आपने वसीम को अभी तक मौका नहीं दिया, खुशदिल को आपने मौका नहीं दिया, जो कि इस कंडीशन में वो भी बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं, कार्रवाई डाल सकते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट। तो ये नहीं है कि आपके पास लड़के नहीं है, लड़के बिल्कुल हैं, मगर ये कि जो अब कप्तान और मैनेजमेंट, क्योंकि जिन कंडीशंस में पाकिस्तान ने अभी आने वाले वक्तों में ज्यादा क्रिकेट खेलनी है, देखिए T20 वर्ल्ड कप भी इन्हीं कंडीशंस में खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका के अंदर। तो पाकिस्तान ने जो भी तैयारी करनी है अगले 6 से 7 महीने के अंदर, जिसमें आपकी ट्राई नेशन भी आ रही है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी आपके 3 T20Is आ रहे हैं, तो आपके पास जितनी भी क्रिकेट है वो इन्हीं कंडीशंस में है। और मैं एक बात और बता दूं कि मोहम्मद हारिस बांग्लादेश के खिलाफ जो व्हाइट वॉश किया था पाकिस्तान ने, उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। लोग शायद ये भी बताना भूल जाते हैं, कल सलमान ने याद दिलाया लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार आप किसी मैच सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हो, उसके बाद फिर आप आगे जाएं तो आपका नंबर नीचे आ जाए। आपको क्योंकि रोल ये दिया गया है कि आपका नंबर यही बनता है हमारे पास, आपको खिलाना है हमने, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस आपको दिया हुआ है, सारी चीजें आपसे डिस्कस करी हुई है, तो आप हमारे इन 11 लोगों का हिस्सा रहोगे, मगर आप इस प्लान के तहत रहोगे। मेरे ख्याल में शायद हारिस को जो इससे पहले मौके दिए गए थे ना पाकिस्तान से, उस वक्त हारिस को कोई रोल नहीं दिया गया था। हारिस को सिर्फ ये कहा गया था कि ये नजर आए तो सीट छोड़ देना, ये नजर आए तो ग्रेट कह देना, ये नजर आए तो कह देना वो आ चुके हैं और जो है ना साइड पकड़ लो। ड्रेसिंग रूम का माहौल इस कदर खराब होता था, और जब भी तो हारिस ने उस वक्त भी कहा था कि यार T20 में 50 करना कोई मसला ही नहीं है, जब आप पावर प्ले खेलते हो उस वक्त भी लोगों को बुरा लगा था। अब हारिस ने कहा, अब भी लोगों को बुरा लगा, मगर हारिस से कोई अगर ये पूछेगा ना कि ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, तो वो ये बोलेगा कि मुझे मेरा रोल बता दिया गया है कि यार मैं पहले कुछ बचपन में मैंने कुछ भी किया हो, किसी नंबर पे भी किया हो, अपने घर की टीम से मैंने 1000 रन भी मारे हुए हो, मगर जब मैं 25 करोड़ की टीम में आऊंगा तो अपने रोल के साथ आऊंगा। ये जो मैनेजमेंट है उसने एक रोल दिया है, तो यार इस रोल के ऊपर उसको खुश होना चाहिए, बजाय कि यार लोग बेकार में उकसाएं उसको कि यार वो कोई जो है ना वो उकसाने में कुछ उसको बोल जाए। तो मुझे लगता भी नहीं है कि अब आपके जो 15-16 लड़के जो इस वक्त आगा सलमान के हाथों में हैं, वो कुछ गैर जरूरी बोलते हुए भी आपको नजर आएंगे। अफसोस मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि यार मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप का स्क्वाड आया, सलमान को मुबारकबाद दी, कहा कि एशिया कप जीत कर आओ। पाकिस्तान कल सलमान अली आगा की कप्तानी में ट्राई नेशन कप जीता, रिजवान ने मुबारकबाद दी। जुनैद खान ने श्रीलंका से वुमेन्स के जो कोच हैं इस वक्त, उन्होंने फिर जो लड़कियां हैं वहां पर जो गई हुई हैं खेलने के लिए, उन्होंने बताया कि वो मैच रात में बैठ के देख रहे थे और बड़ी खुशी है उनको कि जिस अंदाज से पाकिस्तान वो मैच जीता। मगर वो लोग जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के नाम को खाया, उससे कमाया, उसको नोचा, ठीक है, वो आज भी खामोश हैं। उनकी इस खामोशी को जानने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि आखिर सलमान से अड़ी हो गई है उनकी, क्योंकि आगा सलमान बहुत पुराने दोस्त यार भी हैं उनके। मुझे नहीं लगता कि यार आप अगर सोशल मीडिया पे 2 लाइनें लिखकर सलमान को ही मुबारकबाद दे दो, भले पाकिस्तान को ना दो, सलमान को ही दे दो मुबारकबाद, ठीक है, कि सलमान बहुत बहुत मुबारक हो, बचपन याद आ गया, आज तूने ऐसा मैच जिताया, बचपन में तू ऐसा करता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े अफसोस का मकाम है यार कि अपने दोस्त समझ के भी आप मुबारकबाद नहीं दे रहे हो उसको कि यार एक ऐसा मैच जो सलमान के लिए एक प्रैक्टिस मैच था, वो तो कह रहा है कि मेरे लिए प्रैक्टिस मैच था यार। T20 वर्ल्ड कप से पहले कह रहा है मैं सारे प्रैक्टिस मैच है मेरे लिए, मैं तो टीम की फॉर्मेशन बना रहा हूँ। तो जब कप्तान के नताइज ये वाले हों कि उसने पहले से बता दिया हो कि यार मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों का, क्या आप लोग समझ रहे होंगे यार ये मैच बड़ा है, ये मैच बड़ा है, मेरे लिए वो मैच बड़े हैं जो आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप के। अफसोस है उन लोगों के ऊपर, खास तौर पे जिन्होंने खाया, कमाया, मस्ताया और साले मुबारकबाद देने के लिए अभी तक सोशल मीडिया की पे एक लाइन तक नहीं आई है। ये लम्हे फिक्री है यार। तो इफ्फी भाई उसने टीम में भी तो नहीं लिया, कैसे आएगी एक भी लाइन यार? वो टीम से बाहर कर दिया उसने बचपन के दोस्त को यार, वो टीम में लेने को तैयार नहीं है। अच्छा ये यार। मीर साहब, क्रिक भाई एक बात और भी है इसके अंदर। कल बड़ी एक जबरदस्त लाइन आई है आगा सलमान के पास से, मैं तो फैन हो गया उसका यार।
उसने कहा नवाज मेरा 12वां खिलाड़ी है, यानी कि अब वो 12वां खिलाड़ी भी नहीं हो सकता। एंड कर दिया उसने करियर। हाँ है रहेगा। हाँ मीर साहब बोलिए। कुछ भी करो लेकिन वो रिजवान नहीं आना चाहिए वापस। यार एक मिनट सुनो, एक मिनट मीर को बोलने दो। मीर आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम क्रिकेटॉक भाई, इफी भाई, बाकी तमाम वालेकुम स्पीकर्स। मैं तो पता नहीं आप लोग ने बात की नहीं की, लेकिन जिस तरह कल आगा ने कप्तानी की, जो बॉलर्स की रोटेशन की है उसने, मुझे तो उसकी कप्तानी देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग ने पता नहीं इस पे बात वगैरह की है नहीं की है, लाइक द रोटेशन। जी जी कर चुके हैं, इस पे बात हुई। ठीक, आप लोग कंटिन्यू करें, फिर मैं करता हूँ कुछ, आप लोग कुछ सुन के फिर कोई। अच्छा इफ़ी भाई मेरा एक पॉइंट है, शायद माइक का भी ये पॉइंट हो, माइक शायद मेरी बात से एग्री भी करे। माइक मैं आपसे भी लेता हूँ सवाल। मेरा पॉइंट ये है इफ़ी भाई कि देखें, हम जीत में जब एनालिसिस करते हैं ना, तो वो एनालिसिस आपको और ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। हार में तो आप करते ही हो, बैठ के अपनी कमज़ोरियाँ नोट करते हो, लेकिन जब आप जीत में करते हो ना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप अगर इस वक़्त एनालाइज़ करो पाकिस्तान टीम को, तो पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा शेक हुआ होगा बैटिंग लाइन का, ठीक है? क्योंकि साइम से स्कोर उस तरह से नहीं हुआ फ्री फ्लोइंग, साहबजादा फरहान से नहीं हुआ, ऑल्दो इसमें विकेट का बहुत बड़ा हाथ था, हारिस से नहीं हुआ। ये 3 मेन प्लेयर्स ऐसे हैं, जिनसे इम्पैक्टफुल रन्स नहीं हुए इस सीरीज़ में। यार इफ़ी भाई आपको नहीं लगता कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान को थोड़े प्रैक्टिस मैचेस ज़रूर खेलने चाहिए? नेट्स में सिर्फ़ इनको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, बल्कि ये जब किसी मैच में रन्स बनाएँगे ना, ये साहबजादा फरहान जब किसी मैच में रन्स बनाएगा, तो इसको कॉन्फिडेंस इसका वापस आएगा। इसी तरह साइम अय्यूब रन्स बनाएगा, हारिस रन्स करेगा ना, तो मैच प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत है। एशिया कप में अभी टाइम है, पाकिस्तान का मैच बहुत लेट है, 13 तारीख को है शायद या 12 को है। 12 को है, मेरे ख्याल में भी 4-5 दिन है। तो पाकिस्तान को मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने चाहिए। उन कंडीशन देखिए शारजाह, फिर वही बात आ जाती है, शारजाह और दुबई और अबू धाबी आर क्वाइट डिफरेंट कंडीशंस। मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पे जहाँ ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, वहाँ पर इनको 2-3 प्रैक्टिस मैचेस इन बिटवीन द फाइनल एंड स्टार्टिंग ऑफ शारजाह कप अरेंज करने चाहिए। तो मैंने कहा कि आपसे भी ये बात पूछ लूँ इससे पहले कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे जाएँ। माइक आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आप भी ऐड कर दो। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है और कुडूस टू नवाज भी कहा है, पाकिस्तानी टीम को भी खुशी दी है और कुडूस टू नवाज भी कहा है उसने। सेकेंडली ये है कि मेरा क्वेश्चन इफ़ी भाई से ये है कि इफ़ी भाई इंडिया के अगेंस्ट क्या नाम है जो है, इनका प्लान क्या होना चाहिए? और डॉग जो आपने सवाल किया कि प्रैक्टिस मैच ये ऑलरेडी खेल चुके थे आपस में, जिसमें हसन नवाज है उसने रन्स किए थे और वो आगा 11 और साइम 11 जो दुबई में जब इन्होंने कैंप लगाया तो ये मैचेस खेल चुके हैं। तो उसके बाद क्या नाम है जो है, उसमें दोनों एक मैच मेरे ख्याल में दोनों एक मैच जीते थे, जिसमें शाहीन को सलमान मिर्जा ने छक्का मार दिया था, वो मैच जितवा दिया था। ठीक है। नहीं माइक में आपकी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि अब इनका कॉन्फिडेंस अब शेक असल हुआ में होगा। देखिए बॉडी ड्रेन हुई हुई है, संडे को मैच है और एक फ्राइडे को मैच है, आपको पता है जो ह्यूमिडिटी है सब कुछ है, ज़्यादा जोर मारेंगे तो आपको पता है नाजुक भी है ना, बहुत ज़्यादा भी तो है हमारे। तो अभी तो बस इनको सिर्फ रिलैक्स करना है और एक आधा मैच क्या नाम है जो प्रैक्टिस करते रहे, नॉर्मल प्रैक्टिस ये कर रहे हैं अबरार की से और सुफियान से स्वीप की, और जितना ज़्यादा उनके नेट्स में खेलेंगे हमारा जो टॉप 4 है उतना ज़्यादा इनके लिए ईजी होगा। हसन नवाज को खेलना चाहिए क्योंकि यही चीज़ क्या नाम है जो है आगे जाके इंडिया के अगेंस्ट जो मैच होगा और उससे पहले जो ओमान के अगेंस्ट मैच है आसानी होगी, क्योंकि जब डॉग आप भी कैप्टन रह चुके हैं, आपको पता है जब आपकी टीम में ऐसे 2 स्पिनर्स हों और आपको पता है मेरे खिलाड़ी कच्चे हैं या अपोनेंट के पास यही टीम है, तो एज अ कोच या एज अ कैप्टन आपका यही होता है कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करो ताकि यूज टू तो हो और हाथ से जितना रीड कर सकते हो करो। यही 4 दिन है इनके पास, बल्कि 6 दिन है, संडे को मैच है इंडिया से, कि जितना ज़्यादा ये कोशिश कर सकेंगे, बहुत बड़ा तो नहीं कर सकेंगे कुछ, लेकिन ये कि एज मच एज दे कैन सिंपल चीज़ें रखें। और इसी वजह से मेरा ये क्वेश्चन है कि इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए इनकी? अरे उस पे मैं आता हूँ, उस पे अभी 1 मिनट रुकिएगा इफ़ी भाई। देखें यहाँ पर हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त भी बैठे हुए हैं, सबने टाइटल भी पढ़ लिया होगा। इस पे मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल होने जा रहा है, लेकिन आप शुरू से स्टार्ट करें और आप ज़रा एशिया कप
के हवाले से थोड़ा-सा अपनी टिप्पणी करें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर, क्या परफ़ॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है, दिख रही है? किस तरह आप उसको जो है प्रीव्यू उसका किस तरह से कर रहे हैं? प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल खेलेगा। ये मेरी टिप्पणी समझ लें आप, ये प्रेडिक्शन समझ लें, भविष्यवाणी समझ लें, या जो आपको लगता है, क्योंकि जो स्टेपिंग स्टोन था वो यही था। जहां पर एक कदम आगे बढ़ाना था वो कदम आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान पिछले 3-4 महीने में जिस अंदाज से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, कहीं हारे हैं, कहीं जीते हैं, ठीक है, पोटेंशियल पे नहीं मार पा रहे थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करना था, बांग्लादेश के खिलाफ जीतना था, मगर वो सब चीजें नहीं हो सकी। यूएई आए, यूएई में कुछ मैचेस खेले इन्होंने, यूएई के अगेंस्ट अच्छा मैच जीतना चाहिए था, नहीं जीते, मगर फाइनली जब आपका कर्टेन रेजर हुआ तो आपने ट्राई नेशन में 66 रन पे अफगानिस्तान, जो कि किसी के मुताबिक सेकंड बेस्ट टीम है, बिल्कुल ठीक कहा था उसने, सेकंड बेस्ट टीम अगर 66 पे आउट होती है तो फिर तो कमाल ही हो गया। मगर अब अगर एशिया कप की आप बात करें, देखिए एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, श्रीलंका क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, अफगानिस्तान ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, एक नंबर 1 टीम है इंडिया जो क्रिकेट नहीं खेलते हुए आ रहे हैं। वो यहीं आके असेंबल हुए हैं, यहीं आके लड़के आपस में मिले हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू-शुनीद हुई है, दोबारा से जेल होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर टाइम क्योंकि कम है, कुछ मैचेस वो आपस में ज़रूर खेलेंगे यहाँ पर। मगर ये कहना कि यार पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई डालेगा, ये कबलस वक्त है। उसकी वजह ये है कि एक जो बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए आगा सलमान ने आउट ऑफ द पार्क कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। इंडिया को हराने के लिए आपको बहुत मजबूत आसाब चाहिए होंगे, जो कि मैं ये कह तो सकता हूँ कि टीम में आगा सलमान की कप्तानी जो है वो कहीं न कहीं एनर्जाइज़ खिलाड़ियों को कर रही है, मगर अभी तक आपकी टीम उस तरह से असेंबल हो नहीं पाई है जो एक फॉर्मेशन कही जा सकती है ना, कि यार ये हाँ, डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप इसको रख लें। अभी भी सवालात थे सलमान और उसको अबरार को और सुफियान को लेके, फाइनली वो खेल लिए, लोगों ने देख भी ली चीज़ें, मगर कहीं फरहान को लेकर, कहीं हारिस के नंबर को लेकर, कहीं जैसे आपने हसन नवाज़ का कहा कि उससे सिंगल डबल नहीं आते। उस दिन बात हो रही थी, किसी ने कहा था कि हाथ से बॉल नहीं पकड़ा जा रहा है स्पिनर्स का। तो कुछ सवालात तो पाकिस्तान की टीम पर उठ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक बिल्कुल नई फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए जो उनका जो गोल है वो टी20 वर्ल्ड कप है। देखिए यार, इंडिया की जो ये टीम है ये सिर्फ विराट और रोहित के अलावा आ रही है, और तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए इनको क्रिकेट खेले हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, क्योंकि आईपीएल जरूर खेली है, मगर ये कि आईपीएल का इम्पैक्ट और नेशनल क्रिकेट का इम्पैक्ट एक डिफरेंट लेवल होता है, और उसकी हीट भी बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि एक मुकाबला कुछ भी है, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो वो खेलेगा, वो तसव्वुर भी नहीं कर रहे होंगे कि ये मुकाबला किसी ना किसी वजह से या किसी भी रीजन की वजह से लूज कर दिया जाए, क्योंकि जो इम्पैक्ट उनकी क्रिकेट पर आएगा वो पूरे नीचे तक जाएगा। मैं इसलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिकली लोगों से बहुत इंटरेक्ट रहता हूँ, मैं हर तरह के शोबे के लोगों से ज्यादातर उठना बैठना, मतलब जहाँ बाल कटवा रहा हूँ वहां 4 लोग बैठे हुए हैं तो उनसे क्रिकेट की बात कर ली, कहीं से गोश्त खरीद रहा हूँ, मीट खरीद रहा हूँ खड़ा हुआ, वहां पर उनसे सब्जी वाले से बात कर रहा हूँ। आम का सीजन आया हुआ था, तमाम ठेलों पे खड़ा हो गया मैं, आम के अलावा भी क्रिकेट की कोई ना कोई। तो जो जर्नल पब्लिक है ना आपकी, कल मैं आपको बड़ा एक सुनाऊं वाकया। एक जिस राइडर के साथ मैं जा रहा था, उससे पहले मैंने पूछा क्या करते हो, तो उसने बताया कि मैंने ये सर्विस चलानी शुरू करी है। मैंने क्रिकेट खेलते हो, उसने बोला नहीं सर मैं तो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलता। मैंने बोला अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है अफगानिस्तान से, वो कौन जीतेगा? तो उसने कहा कि सर पता नहीं मुझे। तो मैंने क्यों पता नहीं? कह रहा है वो काफी दिन हो गए मैंने देखी नहीं क्रिकेट। ये काफी दिन हो गए, ये वो आवाज थी जो मेरे दिल को बड़ा ठेस सी लगी कि यार हमारे तो जो लोग थे ना, वो तो क्रिकेट से दूर होते चले जा रहे थे, और वो शायद इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते थे कि पाकिस्तान आज मैच किससे खेल रहा है या पाकिस्तान की टीम में खिलाड़ी कितने हैं।
जिस तरह इस वक्त दुनिया में लोगों को नहीं पता ना कि पाकिस्तान की खिलाड़ी कितने टीम के अंदर जो है, वो इसी तरह आम लोगों को भी नहीं पता। शायद उनको 1-2 नाम पता थे, वही जो आउटसाइड नॉइजेस जिसका माइक हसन ने जिक्र किया था कि 2 लोगों के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट दिखाई जा रही थी कि यही लेके चल रही है, बाकी नीचे किसी का पता ही नहीं होता था, क्योंकि उन्हीं का एफसी, उन्हीं की पीआर, सारी चीजें चल रही होती थी। तो ये जो मामला पाकिस्तान की टीम के थे ना, वो पिछले 2 दिन में बदले हैं, लोगों के रवैये बदले। घर के आगे ग्राउंड है, मैं सुबह नीचे जब उतरा हूँ तो बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे मैंने पूछा तो उनमें से एक ने कहा कि यार क्या जबरदस्त बॉलिंग की भाई, उसने वो लड़का क्यों नहीं खेलता पाकिस्तान से। मैंने कौन, वो कह रहे हैं वो क्या नाम है उसका, वो लेफ्ट आर्म जो बॉलर है। नहीं, सुफियान मुकीम की बात कर रहे थे, उनको नाम भी नहीं पता। इसका मतलब ये था कि लोगों ने कल के मैच को एंजॉय किया। देखिए, जीत बहुत सारी अफसरदगी को छुपा तो जरूर लेती है, मगर उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, ताकि लोग हमेशा आपकी जहनों में खिलाड़ी हमेशा आपके जहनों में रहे। तो उस चीज की जरूर कमी है। जहां तक पाकिस्तान का ये जो कार्रवाई है ट्रायलेशन की, यहां से तो मैं कह सकता हूँ कि एशिया कप के फाइनल में, क्योंकि अब देखें 2 मुकाबले पाकिस्तान ने अहम तरीन होंगे पाकिस्तान के। एक जो इंडिया के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगा, दूसरा जो नॉकआउट के बाद जो सुपर 4 का मैच आएगा। तो 2 ही तो मैच हैं, तीसरा फाइनल है पाकिस्तान का। अभी ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो यूएई और ओमान, मतलब ये तो वो टीम्स हैं जिनको पाकिस्तान जब चाहे अपने पोटेंशियल में मारे, मगर वो चाहने के लिए एक फॉर्मेशन सलमान जरूर बना रहा है। अभी वो फॉर्मेशन बनेगी तो पोटेंशियल में मारेगा, क्योंकि आपने जब अपने पोटेंशियल पे आज तक किसी टीम को मारा ही नहीं है पिछले 3-4 सालों में। आपने ठोका ही नहीं है उस अंदाज से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी आर्काइव क्या है, आपकी आपका माजी कैसा गुजरा है क्रिकेट के अंदर। तो जब आपका माजी अच्छा गुजरा हो तो आप फिर हाल में कैसे इतने बदहाल कैसे हुए हैं। तो ये जो मामला थे ना, यही पाकिस्तान की क्रिकेट को दीमक की तरह लगे हुए थे। फाइनली कहीं से एक रोशनी की किरण जरूर है, टू अर्ली, मगर ये कि मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में होगा। और पाकिस्तान के सामने अगर इंडिया हुआ तो ये सूचित करना मतलब प्रिडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इंडिया को कुछ भी है यार, वो भले ना खेले हो 3-4 महीने से, वो इतनी कमिटमेंट है, हर खिलाड़ी को अपने रोल का पता है। असल में ये गेम एक फॉर्मेशन पे चलता है, और जो फॉर्मेशन है वो एक हर खिलाड़ी का अपना रोल है। इसमें कोई चांस नहीं है वापसी का। ओडीआईज में आपके पास 2 से 3 सेशन होते हैं वापसी के लिए, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास 15 सेशन होते हैं यार, आगे पीछे होने के लिए, 5 दिन का खेल है। तो यहाँ T20 में तो 1 ओवर गया और बत्ती बन गई किसी टीम की, तो यहाँ तो वापसी का चांस नहीं होता। तो जिन खिलाड़ियों को रोल पता है ना, वो इस क्रिकेट पे राज कर रहे हैं, और राज तो इंडिया के खिलाड़ी कर रहे हैं। आप ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो हर कोई अपने स्टैट्स में भी खौफनाक है और अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी खौफनाक है। एक एडवांटेज मैं सिर्फ जो कहता आ रहा हूँ वो यही है पाकिस्तान को, कि इंडिया अभी पिछले 4-5 महीने से कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलता हुआ आ रहा है। ये जो एडवांटेज होगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा है, शायद ये एडवांटेज पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल पोजीशन में लाके खड़ा कर दे 14 सितंबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ़ी भाई, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। 2 पॉइंट यहाँ पर दूँगा। एक तो ये कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, जिसमें मोमेंटम बहुत काउंट करता है, बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अगर आपका मोमेंटम पीछे से लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ऑन पेपर्स आप स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। तो इंडिया के साथ ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उन्होंने 4-5 महीने से क्रिकेट नहीं खेली हुई। बेशक उनके प्लेयर्स जो हैं अपने रोल में बड़े फिट हैं और बहुत ही दे आर लाइक अ चेन, वेरी स्ट्रॉन्ग चेन। 11 के 11 उनके जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेन की तरह हैं, तो बहुत मुश्किल है उनके अगेंस्ट मैच। लेकिन बहरहाल इस वक्त एज जो है ना पाकिस्तान को, एक तो प्रेशर गेम होता है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी और स्किल से ज़्यादा वो इस बात पे खेला जाता है कि कौन कितना बड़ा दिल दिखाता है उस दिन मैच के अंदर। तो और दूसरी बात, पाकिस्तान को एडवांटेज एक और चीज़ का है, और वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑफ लेट जो मैच विनर रहा है उनका, डोमिनेटिंग मैच विनर रहा है, वो अब उनके पास नहीं है। और पाकिस्तान के पास 3 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच जीता हुआ है, तने-तनहा जिताया हुआ है। एक नवाज़ है, एक फ़खर ज़मान है, और शाहीन आफरीदी ने 80% तो मैच शाहीन आफरीदी ने एक दफ़ा साइड पे किया था। तो पाकिस्तान को एज है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन पाकिस्तान विल प्ले फाइनल विद श्रीलंका। मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं इस बात से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, उनको पूरा हक है। अभिनव का हाथ खड़ा था यार, अभिनव आप बोलिए प्लीज़।
थैंक यू। मेरा क्वेश्चन इफ़ी भैया से है। इफ़ी भाई, क्या आप एशिया कप में फ़खर ज़मान को ओपनिंग करते देख सकते हैं? अगर आपके 1-2 मैचेस में आपका जो अभी ट्राई सीरीज़ में जो आपका ऑर्डर अगर नहीं चला है, अगर आप देख रहे हैं किसी मैच में आपका साहिबज़ादा फरहान फेल हुआ, कहीं पे आपका साइम अयूब फेल हुआ, हर जगह पे थोड़ा भी बिल्डअप अगर हुआ है कुछ बॉलों को लेके, तो आपके फ़खर ज़मान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो क्या आप एशिया कप में उसको वहाँ पे देख सकते हैं? भाई बस एक बात कहनी थी कि फखर जमान इज गोइंग टू बी द की। अगर मतलब ज्यादा विकेट लीड नहीं करता, आई थिंक 50-50% चांस है इंडिया की टीम। हाँ, प्लेयर टू प्लेयर तो बहुत बड़ी है, लेकिन एज ए टीम वो जैसे कि मैंने बोला क्रिकेट नहीं खेल के आ रहे हैं, तो या अगर बस 6 ओवर पाकिस्तान ने ज्यादा विकेट नहीं गवाई और पिच स्लो गया कि भाई ने जैसे बताया ही है, तो चांसेस 50-50 हैं। बस इनको ये नहीं है कि शुरू में 25 रन है और 4 विकेट, फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि 140 पे इंडिया कभी भी मैच नहीं आ सकता, क्योंकि उनके पास टेम्परामेंट है बैट्समैन के पास। तो अगर पाकिस्तान वाले विकेट नहीं देते जल्दी, चांसेस है 50-50, क्योंकि इनके पास बॉलिंग है जो कि उधर यूएई में डिफेंड कर सकती है। अनलेस अनटिल वो 130, 135, 140 होंगे तो नहीं। एनीथिंग मोर देन 160 पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। 60-40 पाकिस्तान। थैंक यू भाई। यार बलतरीत, थैंक यू, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बारी पे बोलिए, हाथ हाथ रेस कर दीजिएगा जब आपकी ओ बारी भाई, आए सो तो बोलिए। दिस इज माय फर्स्ट जी, टाइम इन द स्पेस, तो मुझे पता नहीं था। आगे से नहीं होगा, मुझे पता था मुझे नहीं नहीं, पता। कोई बात नहीं, आप बस आगे से ख्याल रखिएगा। जी इफ्ती जी जी। भाई। अभिनव, बात ठीक है तुम्हारी। फखर को बांग्लादेश में ऊपर खिलाया था इन्होंने, और 2 मैचेस खिलाए थे, पाकिस्तान वो 2 मैचेस हार गया था। फिर वेस्ट इंडीज में फिर ऊपर एक मैच खिलाया था। उसके बाद फखर शायद इंजरी का शिकार हो गया था। तो ये तो सिचुएशन देखकर होगा। कल सलमान अली आगा ने कहा कि शारजा में तकरीबन पिचेस इसी तरह की होती हैं, मगर इन्हीं पिचेस के ऊपर 180 भी बनाए, 170 भी हमने किए, आज 140 किए हमने। तो पिचेस का बड़ा अहम रोल प्ले करेगा यूएई के अंदर, खास तौर पे। दुबई भी अगर आप देखते हैं तो 170 180 नजर आता है, मगर उसने कहा कि 200 रन की पिच भी हो सकती है। तो अब 200 रन की पिच अगर है तो यकीनन पाकिस्तान के पास बल्लेबाज तो मुझे नजर आ रहे हैं कि 200 का ये बोर्ड लगा तो सकते हैं, मगर 200 डिफेंड अगर आपको करना होगा अगेंस्ट श्रीलंका खास तौर पे, तो वो बड़ा मुश्किल मुझे नजर आता है, क्योंकि वो जबरदस्त टीम है, और जिस अंदाज से वो भी पिछले पीछे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, वो हमेशा से इन कंडीशन में डेडली रही है। उसके बाद बांग्लादेश है, ठीक है, फिर अफगानिस्तान है। तो वहां दूसरे ग्रुप से जो 2-3 टीमें हैं, वो तो यकीनन इंडिया के लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग होंगी, क्योंकि इंडिया भी इतनी क्रिकेट एक ही मैच खेलकर फिर पाकिस्तान से खेलेगा, फिर सुपर 4 की तरफ तकरीबन 3 मैच खेलकर वो सुपर 4 में जाएगा। तो प्रैक्टिस जो नजर आती है मुझे, वो तो पाकिस्तान की, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की ज्यादा नजर आती है। तो कोई एक गलती भी जो है वो टीम का मतलब हुलिया बिगाड़ देती है, वो शिकस्त की सूरत में नजर आती है इस फॉर्मेट के अंदर। तो ये कहना कि यार फखर जो है वो कहीं ऊपर खेल लेगा, तो ये गलत नहीं है तुम्हारी बात, बिल्कुल है। ऐसा चांस हो सकता है दुबई में मौका दिया जाए फखर को, हो सकता है, जो क्योंकि बड़ा ग्राउंड होगा दुबई का, वो शारजा वाला सेटअप तो नहीं होगा। वहां पर हो सकता है कि फखर को ऊपर मौका दे दिया जाए, फरहान को नीचे कर लिया जाए। साइम का मुझे नहीं लगता कि साइम को शायद वो नीचे करेंगे, साइम को ऊपर ही कहीं ना कहीं रखेंगे, क्योंकि साइम को जो स्टैब्लिश कर रहे हैं वो इन कंडीशंस के लिए कर रहे हैं, ताकि आने वाले 10-12 मैचेस के बाद इनको ये तो पता चल जाए कि यार अगर हम बड़े इवेंट के ऊपर जा रहे हैं तो साइम हमारे लिए क्या करेगा। साइम का जो दूसरा रोल है एज एन स्पिनर, उस पर भी लोगों को सवालात जरूर है, मगर मैं तो ये कहूंगा जब कप्तान को बिलीव होता है ना यार, कि यार ये मुझे यहाँ से भी करके देगा, तो फिर ठीक है यार। वो अगर बैटिंग से नहीं दे रहा तो बॉलिंग में दे रहा है, उसकी
एफर्ट टीम की कामयाबी में ही काम आ रही है ना यार। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बैटिंग में नहीं कर पाया तो बॉलिंग में नहीं कर, कल बड़ा अहम रोल उसने प्ले किया है। और अगर देखा जाए तो वो जो छोटे छोटे रन उसने अपने 2 ओवर्स में दिए हैं, वही एक प्रेशर था जो अफगानिस्तान को कॉस्ट कर गया। वो बड़ी जल्दी विकेट निकाल के देकर चला गया अफगानिस्तान। तो फखर का रोल है ऐसा बिल्कुल ही। वो खुद कह चुका है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेल लूंगा। तो मगर अभी क्योंकि वो 3 नंबर पे आ रहा है, कल को जरूरत पड़ती है कोई बड़ी जगह देखकर तो फखर को ऊपर भी खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस हर खिलाड़ी ने करना होगा इस फॉर्मेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई सोच ले कि मेरा नंबर ये था और मेरा नंबर ये था। खिलाड़ी आप ये देखें ना, कोई खिलाड़ी अपने नंबर का बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो बोल रहा है कप्तान बोल रहा है, ये बड़ी चीज है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इफ़ी भाई, माइक, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल हम सब एक बात कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा कल के मैच में कि राशिद खान को 38 रन्स पड़े हैं। बेशक उसने 3 विकेटें ले ली लेकिन 38 रन्स पड़े हैं। लास्ट टाइम हमने कब राशिद खान को 38 रन्स मारे थे? और उस पिच पे पड़े हैं जहाँ मैं और कोई भी बंदा सीधी बॉल भी फेंकेगा तो वो 2.5 गज का टर्न करेगी। गुड्डू तो ये एक अप्रोच क्या नाम है जो है कहाँ है बेटा? बताती है कि ये जो अटैकिंग क्या बना दी? यार ये सईद अरे वाह कसम। अपना माइक म्यूट कर लें भाई। अपना माइक सईद सईद ज़ाकिर अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, थैंक यू। सॉरी, सॉरी माइक, आप कंटिन्यू करें। तो ये चीज़ एक अप्रोच बताती है कि जो अटैकिंग मोड है ये इसकी वजह से वो 30, क्योंकि कोई भी बात नहीं कर रहा। वो कहते तो जब जीतते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एडिशन होती है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यही चीज़ें आगे जाके बड़ी मानती है। 38 रन 3 विकेटें ले गया वो तो लेनी ही थी। वो तो सुफियान भी 2 विकेटें ले गया, लेकिन वो जो 38 रन्स पड़े, किसी को भी नहीं पड़े। नूर ने 19 रन दिए हैं, नबी ने 27, 28, 29 रन दिए हैं। उसके बाद क्या नाम है जना फारूकी ने कम रन दिए हैं। इवन के 1 ओवर उमर जई ने कराया था, उसने 5 रन दिए। तो जो अटैकिंग मोड जो आगा ने किया कि जो उनका की बॉलर है उस पे ही अटैक कर दो, वो कैप्टन भी है। और वो जो एक यहाँ से ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो नोट करने की, यार स्पार्क है। और इफ़ी भाई ने सी बात की कि फॉर्मेशन में टाइम लगेगा और ये टाइम तब तक हमें फॉर्मेशन इनको सेट कर लेनी चाहिए। जो ट्राई सीरीज़ जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, जो वर्ल्ड कप से पहले खेली जाएगी जनवरी में या एंड एंड ऑफ जनवरी, उस वक़्त तक इनको अपना ये फॉर्मेशन पक्का कर लेना चाहिए कि हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। और जो मुँह उठा के शॉट मार देते हैं, इससे मैं अभी भी अगेंस्ट हूँ कि यार जब पता है फर्स्ट थोड़ा-सा ले जाओ लंबा, सिंगल डबल कर लो, 6 इन ओवर को, जैसे कल हसन नवाज ने किया। सलमान को उसको बोलना चाहिए 15 रन आ गए, 10 रन और करने, लेकिन इसको बस अभी 2 गेंदें निकाल लो। ये 2 गेंदें राशिद की अगले पे मार लेना। हालाँकि 8 रन आ चुके थे उस ओवर में। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं ट्यूनिंग की, जिसे हम कहते हैं। जब वो ट्यूनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े मैच में कॉस्ट कर जाएगी। यही चीज़ हमें लास्ट टाइम जब एशिया कप दुबई में हुआ था, शायद उस वक़्त तो में वो जो इफ्ती और क्या नाम है रिजवान खड़े हुए थे, वो जीत सकते थे मैच। राजापक्षे अच्छी इनिंग खेल गया, लेकिन वहाँ वो सिंगल डबल उन्होंने हिट नहीं किया। वो बहुत ही ज़्यादा टिमिड होके खेल गए। एंड में हमने छक्के मार के 150 कर लिया था, 20-22 रन, 24 रन से हार गए थे। तो ये जो पिच के हिसाब से थोड़ी-सी ट्यूनिंग होती है कि कप्तान बोलता है कि थोड़ा-सा खेल लो, थोड़ा-सा सिंगल डबल कर लो, थोड़ा-सा ले जाओ, विकेट थ्रो नहीं करो। क्योंकि विकेट जब थ्रो हो जाती है तो फिर इश्यू हो जाता है, क्योंकि छोटी टीमें में तो ये चीज़ें चल जाएँगी। यूएई, ओमान, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी वो चल जाएँगी। इवन के बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान छोटी टीम नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, लेकिन वो जब आप अटैक करते हो, जब फ़हीम अशरफ चलता है तो वो पैनिक कर जाते हैं। वही सारा गेम आ जाता है प्रेशर का। जैसे इंडिया पाकिस्तान में हमारे खिलाड़ी प्रेशर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो पैनिक कर जाते हैं। हिस्ट्री रही है हमारी, तो सारा गेम प्रेशर का है। तो ये छोटी-सी चीज़ पे अगर सलमान अभी से काबू पाएगा, तो जाके वर्ल्ड कप तक उसको आइडिया हो जाएगा। चलिए एशिया कप हम उसको क्या नाम है, जो बेंचमार्क नहीं रख रहे हैं, वर्ल्ड कप तक का रख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में ये चीज़ें अगर हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो वो बड़ा इश्यू हो जाएगा। माइक, आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान की जो चाबी सलमान के पास है ना, उस चाबी के नक्के जो है ना, वो उसने ऐसे रखे हुए हैं कि वो ताले के हिसाब से बनाता है। बैटिंग जो है ना यार, वो एक चाबी की तरह है। चाबी के आपको सारे नक्के जो है उस ताले के हिसाब से रखने पड़ते हैं। ताला समझ लें एक विकेट है, और उस विकेट और कंडीशन के हिसाब से आपको अपनी बैटिंग इस तरह चलानी होती है कि आप सिंगल डबल भी कर सको, आप चौके भी मार सको, आप छक्के भी मार सको, जो कि एक
एक जो कंड्यूसिव विकेट होती है बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए, जो कंड्यूसिव होती है उस विकेट पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है ना फट्टा विकेट। फट्टा विकेट पे तो आप जाते ही मारते हो, जैसे कराची की विकेट, आप कराची की भी अब वैसे फट्टा नहीं होती, जैसे रावलपिंडी की विकेट हो गई, जैसे लाहौर की टी20s में विकेट हो, फट्टा विकेट होती है। जैसे इंडिया में बहुत सारी विकेटें होती हैं, वो बिल्कुल ही फट्टा होती है, उस पे जाओ मारो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो मिड की विकेट होती है ना, ये जो 100 170 190 इससे 190 के बीच वाली जो विकेट होती है, इस पे उस चाबी की तरह आपको अपनी बैटिंग को जो है वो निखार कर ताले के अंदर डालना होता है, कि जिसमें आपके गेम में सिंगल डबल भी हो, आपके पास चौके भी मारने की सलाहियत, तो आपके पास छक्के मारने की भी सलाहियत। तो देखो यार, जावेद मियांदाद कभी भी कोई टेक्निकली बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं था, लेकिन उसके पास हर ताले की चाबी थी। इसलिए आज भी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर है। उसको खेलना मतलब उसकी टेक्निक पे आप जाओगे ना तो फिर बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसकी टेक्निक में। लेकिन यार वो जिस तरह से वो मैच निकालते थे ना जावेद भाई, इसका आज तक कोई जवाब नहीं है बॉसों के पास। आप उनकी पता नहीं कितनी इनिंग्स देख लो, पता नहीं कितनी इनिंग्स उनकी मैच विनिंग इनिंग्स है। तो इट इज़, कल जो राशिद वाली बात है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट माइक ने पॉइंट आउट की। अच्छा, राशिद ऑफ लेट जो है वो थोड़ा-सा आउट ऑफ सॉर्ट्स रहा है, ठीक है? कल वाले मैच में 38 रन जो राशिद को पड़े हैं ना, बेसिकली वही रन सबसे बड़ा डिफरेंस है। और उन रन्स के बीच में जो सलमान आगा ने उसको 2 छक्के मारे हैं ना, उन्होंने भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। तो मैं इसीलिए सलमान आगा की तारीफ कर रहा हूँ कि उसे ये पता था कि मुझे राशिद को मारना पड़ेगा। मैं राशिद के ओवर्स, लाइक स्पिनर्स ने अगर कोई मिलाकर इनके स्पिनर्स ने 16 ओवर किए, तो मैं इनको जो है अगर बहुत ज़्यादा 100 के स्ट्राइक रेट से, उससे भी कम स्ट्राइक रेट से खेलूँगा ना, तो मैच आखिर में जाकर मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान 110 120 ही बना सकेगा। ये जो पाकिस्तान 140 बनाने में कामयाब हुआ ना, इसमें सलमान की वो स्ट्रेटजी वो बड़ी फिट थी कि उसने राशिद को हेड ऑन लिया और राशिद को उसने अटैक किया। बेशक वो आउट भी हो गया, लेकिन उसने अटैक किया। और फिर आखिर में आकर जो फ़हीम ने और नवाज़ ने फिनिश किया, वो बहुत ही शानदार फिनिश था। वो तो हमारा जो सस्ता ऑलराउंडर है, अगर उसके भी वो 3 बॉलें कनेक्ट हो जाती, 3 में से कोई एक भी हो जाती ना, तो वो स्कोर 150 के करीब-करीब पहुँच जाना था। लेकिन उसको तो एक ही तरह से बल्ला घुमाना आता है, बस उसको पीएसएल में ही बैटिंग करनी आती है बस, और कहीं वो बैटिंग नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और आगे जाकर पाकिस्तान को यही देखना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग। और जब आप स्लो, माइक तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इफ़ी भाई को भी बड़ा अच्छी तरह से अंदाजा है कि बैट्समैन के लिए ऐसी विकेटों पे जो की है ना, वो है सिंगल निकालने का आर्ट, खास तौर पे स्पिनर्स पे। स्पिनर्स पे सिंगल निकालना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि स्पिनर्स जब एक जगह पे बॉल कर रहे होते हैं ना, तो आप उनको ड्राइवें जितनी भी मार रहे होते हो, वो सीधी हाथ में जा रही होती है फील्डर्स के। वहां से आपको सिंगल निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि स्पिनर की सारी स्ट्रेटेजी और स्पिनर की सारी गेम ही इस पे होती है कि वो एक बैट्समैन को 3 बॉलें खिलाए, चौथी पे उसको अटैक करे आउट करने के लिए। जब आप सिंगल ले लेते हो ना, तो स्पिनर का गेम पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक टेक्निकल पॉइंट है, शायद ये हर किसी को समझ में ना आए, लेकिन ये अपने गेम के अंदर ये चीज़ वाक़ई माइक लानी पड़ेगी इन लोगों को, अगर इनको इस तरह की विकेटों पे खेलना है। अगर आप फट्टा विकेटों पे खेलते हो तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है ना, फिर तो आप हर बॉल पे अटैक करने जा सकते हो। जी, मीर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने यही पिचेस के बारे में बात करनी थी, लेकिन वो बात हो गई थी फिर अभी। अच्छा, ये वसी भाई का हाथ खड़ा है, सॉरी वसी भाई आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को जितने भी सुन रहे हैं। वालेकुम और अस्सलाम। इफ़ी भाई, मैं असल में आप सबसे जो भी सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात का जवाब दे सके, इफ़ी भाई, माइक भाई, ये जो भी, तो ख़ास तौर पे इफ़ी भाई से मेरा सवाल है कि अभी हमारा जो मैच है वर्सेस इंडिया दुबई की कंडीशंस में, ठीक है, जहाँ पर शारजा से थोड़ा ज़्यादा ही हाई स्कोरिंग मैच होगा, लग रहा तो यही है। तो हम वहाँ पर तो 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ नहीं जाएँगे, तो मेरा ख़ास तौर पे सवाल ये है कि हमारा वहाँ पर प्लेइंग 11 क्या होगा? ऊपर के साथ जो हैं हमें यही दिख रहे हैं कि नवाज़ तक हमारी बैटिंग लाइनअप सेम इसी तरह जाएगी जिस तरह कल
सलमान से क्वेश्चंस भी हुए हारिस को लेकर, खास तौर पे एज एन विकेट कीपर, कि भाई वो थोड़ा सा एक वीक लिंक लग रहा है। और इफ़ी भाई और आप सब लोगों ने हारिस के ऊपर बात अभी की, मैंने सुना। तो हाँ, लग रहा तो यही है कि हारिस के साथ ही हम जाएंगे और बैटिंग लाइनअप हमारी नवाज तक वो ही होगी। तो स्पिनर्स फिर नवाज खेलेगा एक, जो कि 100% है कि वो खेलेगा एज एन ऑलराउंडर, बैटिंग में हमें मदद देगा। एज एन बॉलर जो उसने कल हैट्रिक ले ली, 5 विकेट ले ली नवाज का, तो 100% है कि वो नवाज तक हमारा लाइनअप यही होगी। उसके साथ हमारा सेकंड स्पिनर कौन सा होगा, मेरा ये सवाल है। 7वें नंबर से नवाज से नीचे हमारी लाइनअप, मेरा बेसिकली क्वेश्चन जो है कि प्लेइंग 11 क्या होगी। तो नवाज के साथ दूसरा स्पिनर क्या हमारा अबरार अहमद होगा, ये क्वेश्चन है। और दूसरा, शाहीन जो है उस मैच में जरूर खेलेगा, तो शाहीन के साथ हमारा पेसर कौन, क्योंकि 3 पेसर्स हम लोग यूज करेंगे दुबई में, जाहिर है जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह की विकेट है, तो 3 पेसर हमें यूज करना है। तो शाहीन के साथ कौन है जो आ, उसके साथ जाएगा अटैक पे। फहीम का भी यही लग रहा है हमें कि वो, उसका भी जो है वो प्लेइंग 11 उसका भी इंडिया के वर्सेस वो भी होगा। तो ये जो नीचे के 4-5 जो हैं एंड के, ये लाइनअप क्या होगी फिर भाई, इस पे बताएं कि नवाज के साथ अबरार जाएगा, और फिर अगर शाहीन के साथ फिर कौन है। क्या वसीम जूनियर के साथ हम लोग एक कार्ड खेल सकते हैं कि वसीम जूनियर को ले आएं, ठीक है, उसके पास जो वैरायटीज हैं हम लोग वो देखें, या फिर हारिस रऊफी को लाएंगे, या क्या होगा, इस पे थोड़ा सा बताएं, शुक्रिया। जी इफ्ती भाई, मैं तो इस पे जवाब दे चुका हूँ। मैं वैसे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि मेरी नज़र में तो प्लेइंग 11 यही है। कंड्यूसिव विकेटों पे जो नॉर्मल कंडीशंस है कि शाहीन और हारिस रऊफ खेलेंगे, फ़हीम खेलेगा, अबरार खेलेगा, और कौन है आपका, बस ये आपकी बॉलिंग लाइन तो यही होगी। बाकी आपके पास 2 आपके पास ऑप्शनल क्या पार्ट टाइम बॉलर्स हैं ही, साइम और सलमान अली आगा, तो दैट शुड बी इनफ। सुफियान नहीं खेलेगा। बाकी आपकी बैटिंग लाइन यही रहेगी। बाकी जो है आपको फर्दर जो है वो इफ्ती भाई बताएंगे। इफ्ती भाई यार तब्दीली तो सिर्फ एक ही नजर आ रही है मुझे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की, और वो मिर्जा सलमान नजर आ रहे हैं सुफियान मुकीम की जगह। क्योंकि पाकिस्तान अगर दुबई खेल रहा है ये मैच, तो वहां आपको 2 पेसर चाहिए होंगे। इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और बिल्कुल सुफियान मुकीम की अगर आपने कुर्बानी देनी है तो आप उसको खिला सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता आगा सलमान की स्ट्रेटेजी देखकर कि वो अपने किसी भी खिलाड़ी को कुर्बान करने के लिए खिलाए। शारजा अगर ये मैच हो रहा होता तो मैं शायद सुफियान को भी अपनी प्लेइंग 11 में रख लेता सलमान की, मगर ये कि अब दुबई ये मैच, तो यहाँ पर एक पेसर आपने ऐड करना होगा शाहीन के साथ। हारिस मुझे नजर नहीं आते, हारिस रऊफ इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए। अगर उनको किसी पुरानी सेटिंग पे या किसी कोटे पे खिलाने की कोशिश की गई तो वो ये आगा सलमान के साथ बड़ी ज्यादती होगी। ये अलग बात है कि यार वहाँ की कंडीशन उसको सूट कर रही हो हारिस को, आगा सलमान ये फैसला ले लें, वो यकीनन कहीं ना कहीं उनकी बातों में जरूर आपको मिल जाएगा कि आखिर उन्होंने प्लेइंग 11 अगर चेंज की तो उसकी वजूहत क्या नजर आ रही हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, आप जिस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं क्योंकि उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स भी हैं। अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती है। तो जहां मामलात ये हों कि आपका मुकाबला ही वर्ल्ड के बेस्ट बैटर्स से और बॉलर से हो, तो वहां आप बड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं, और आप कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश भी नहीं करते जो वक्त से पहले बहुत बड़ी बताई जा रही हो। कल की जीत के बाद जो मैसेज मैं लेता हूँ किसी भी कप्तान का, वो ठीक है पाकिस्तान जीता, ये बहुओं भी जीता होता है ये सीरीज या ट्राई नेशन, तो मैं उसका मैसेज लेता कि उसने आगे आने वाले जो मुकाबले हैं उनके लिए मैसेज क्या छोड़ा है मेरे लिए। तो मैसेज बड़ा सिंपल है कि मैंने ये देखना है कि यार कंडीशन क्या अलाउ कर रही है। जबकि कल की कंडीशन अगर आपने देखनी थी तो 2 लोगों ने पिच पे खड़े खड़े कह दिया था 180 190। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम दोनों खेलेंगे तो 180 और 190 होंगे, जो थे बाजिद और रमीज भाई। ठीक है, मगर अब क्योंकि वो दोनों नहीं खेल रहे थे, उनका अपना ओपिनियन था,
सलमान ने 3 दफा कहा उसने कल की पोस्ट मैच में कि यार 130-140 की पिच, 130-140 की पिच। तो कोई बेवकूफ तो नहीं होगा ना यार, वो तो खेल रहा है तो उसको अंदाजा हो रहा है कि यार ये पिच क्या अलाउ कर रही है, और वो तकरीबन अपने जो टारगेट उसने किए थे उन टारगेट्स को पूरा अचीव नहीं किया। अभी भी 70% पाकिस्तान ने अचीव किया है इस ट्राई नेशन को जीतकर। 30% अभी भी छुपा हुआ नहीं है, दबाया नहीं गया लोगों को। ये भी नहीं कि लोगों ने सवाल नहीं किया, लोगों ने कल सवालात भी किए उससे बैठकर। और मसला वही है ना कि यार आप आने वाला जो मैच है, बाकी बीच के मैचेस तो आदमी देख नहीं रहा, डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान पे पहुंच रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर कहा जाए कि यार ये 11 लोग हैं आपके जो आज ट्राई नेशन जीते हैं, इनमें से कौन सा आदमी है जो है आप जिसको आप बिठा देंगे और उसकी जगह खिलाएंगे, तो मिर्जा सलमान एक ऐसा बॉलर है जिसको नहीं खेला किसी इंडियन बैटर ने। हारिस को शायद खेला हुआ होगा। शाहीन आपका ठीक है, आपको अर्ली बर्स्ट दे रहा है, वो इंडिया के अगेंस्ट भी देगा। सलमान मिर्जा पे आप जा सकते हैं। 31 ईयर्स ऑफ एज है, कंसिस्टेंट बॉलर है, T20 की अच्छी फॉर्मेशन उसके पास है, उसको अपना ये रोल का अंदाजा है क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज के लिए एज अ रोल मॉडल खेलता है। वो जिस अंदाज से उसको रोल दिया जाता है उसमें पूरा आता है, तो ज्यादा काम करने की उस पर जरूरत है नहीं। प्लेइंग 11 बहुत सिंपल सी है यार वसी भाई, के सलमान आ रहा है, एक और सलमान आ रहा है और सुफियान बैठ रहा है। यार उमर, रिक्वेस्टें तो देख लिया करो, तुम को होस्ट बने हुए हो यार। जी माइक बोलिए। अच्छा इफ़ी भाई, एक चीज और ऐड करनी थी, क्या पूछ सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, गो अहेड। अच्छा इफ़ी भाई, ये इंडिया वाले मैच में फ़हीम का क्या लगता है? फ़हीम का हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो हमें बैटिंग डेप्थ दे, तो वो तो उसको तो इतनी बॉलें मिलती ही नहीं है, 3-4 बॉल्स मिलती हैं और बॉलिंग में वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता। और दुबई की कंडीशन में क्या वो मदद दे पाएगा? क्या उसकी जगह हमें कोई और ऐड? सलमान मिर्जा का तो आपने बता दिया कि वो सुफियान मुकीम की जगह आ रहा है। मेरा भी यही ख्याल था कि हारिस से ज्यादा सलमान मिर्जा ज्यादा सेफ हैं वर्सेस इंडिया। तो ये फहीम अशरफ के बारे में भी थोड़ा बताइएगा प्लीज, शुक्रिया। यार यार आबिद फहीम आबिद का आबिद आप अपना जरा माइक म्यूट कर लें और आप हैंड जी रेज जी 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 फिर भाई, जी बात भाई, फिर मैं बात करते। ओके ओके। माइक म्यूट। यार फहीम का रोल बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि फहीम को जो रोल इन्होंने दिया हुआ है, कल एक ऐसा मौका था जहां पे फहीम ने अपने रोल को डिफाइन नहीं करना था, सिर्फ डायरेक्ट करना था उसने। वो एक बॉल पहले विकेट आई है, अगली बॉल पे उसने स्ट्रेट चौका मार दिया। किसको मारा? बेस्ट स्पिनर। कौन बेस्ट स्पिनर? जो अफगानिस्तान की स्पिन का रोल मॉडल है, राशिद खान। जैसे अभी क्रिक भाई ने कहा था ना कि यार 2 छक्के आगा सलमान ने फिर मारे कल राशिद को। तो जब आप बेस्ट बॉलर को अटैक करते हैं ना, तो जो बाकी नीचे के जो बॉलर्स होते हैं ना, उनको नजर आता है कि यार ये तो हमारा बेस्ट को मार रहे हैं पकड़ के, तो हमारा हल क्या करेंगे। तो ये एक मैसेज आपने देना होता है। वही अशरफ इसलिए भी टीम का हिस्सा जरूरी है कि यार कहीं अगर आप फंस जाते हैं तो वो अजमतुल्लाह उमरजाई वाला रोल प्ले करता है कि आपको बैटिंग में भी अगर बॉलिंग में 1-2 ओवर उसको करवाने हुए तो वो 1-2 ओवर भी फेंक देगा आपको बीच में, नहीं आपको जरूरत पड़ गई। या आपको बैटिंग में भी 3-4 बॉलों के ऊपर अगर कुछ मैक्सिमम चाहिए हो तो वो भी उसके पास होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो बड़े गेम में कम से कम जो प्रेशर गेम्स होते हैं जो जिसको कहा जाता है, वहां आपको वही खिलाड़ी चाहिए होता है। भले उसकी कार्रवाई इतनी नजर ना आ रही हो पूरी टीम की उसमें परफॉर्मेंस में, मगर उसके जो छोटे से रन्स जो होते हैं ना, वो एक बड़ा मैसेज होता है। और वो मैसेज उसने कल भी दिया है फहीम ने यार। मैं भी उसके आने का जो रास्ता है, फहीम को जिस अंदाज से लिया गया था पाकिस्तान की टीम में, उस पर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है यार। मगर अब क्योंकि कप्तान का बिलीफ है उसके ऊपर और कप्तान उसको साथ लेके चल रहा है, कप्तान ने उसको एक रोल दे दिया है मैनेजमेंट के साथ मिलके, ठीक है, वो उस रोल में अगर पूरा आ रहा है तो सही है। जब शिकस्त होती है तो लोग तो निकलते ही है ना यार, 10 तरह की बातें, देखा हमने कहा था, देखा हमने कहा था। मगर जब शिकस्त ना हो उनके कहने के मुताबिक भी और जीत आ जाए, तो वो लोग गायब हो जाते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि देखा हमने कहा था, देखा हमने, वो अपनी बात कर ही नहीं रहे होते हैं आगे। वो फिर कोने ढूंढ रहे होते हैं कि छुप जाओ, फिर अगला मैच आएगा फिर निकल कर आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ ये बात कहने वाली है कि यार अगर तो आपकी प्लेइंग 11 में वो खिलाड़ी
आपके रोल में आता है, अपना रोल लेके नहीं आता, वो जो मैनेजमेंट रोल दे रही है उसमें अगर वो आता है और वो परफॉर्म करता है, भले 2 बॉलें में उसकी बोल्ड आ जाए, जैसे हारिस बोल्ड हो रहा है 2 से 3 बॉलों में बोल्ड हो जाता है वो ना यार, बहुत ज्यादा क्या करता है, देख लें आप जहां से उठाया उसको, जब से वो खेल रहा है वो यही कर रहा है, वो 8 10 12 इनिंग उसकी हो चुकी है। अब मैं अगर स्टैट उसके बता दें बदतरीन नजर आएंगे, मगर आप जब टीम की फॉर्मेशन में उसके रोल को देखेंगे तो वो फिट नजर आ रहा है। तो जो फिट है वो बताना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कि आप पूरी परफॉर्मेंस में से किसी 1 2 3 खिलाड़ियों को निकाल के ये बताने की कोशिश करें कि यार ये बड़ा मिसफिट है, इसकी जगह ये कर लिया जाए, इसकी जगह ये कर लिया जाए, तो यार यहाँ अभी मुझे तो पर्सनल माइलस्टोन वाले कोई खिलाड़ी नजर आ नहीं रहा है। इनमें से जो अपने रोल में काम उतार देगा वो बड़ा खिलाड़ी ही बनेगा, वो टीम को लिफ्ट करने वाला खिलाड़ी बनेगा। हमने पिछले 4 सालों में उन खिलाड़ियों को बनाया जो सिर्फ अपने लिए टीम में रहने के लिए खेल रहे थे। उनमें से किसी का टारगेट ये नहीं था कि यार हमने किसी ऐसी टीम को उस अपने पोटेंशियल पे मानना है ताकि वो मुंह ना लगे आगे। आपने 8-10 सालों में अफगानिस्तान को इतना कम्युनिटी बेसिस पे खिलाया आपने कि वो आपके मुंह को आने लगे यार। मतलब आपके लोग बैठकर सलमान अली आगा को कहने लगे वर्ल्ड की एशिया की सेकंड बेस्ट टीम। वजह सिर्फ यही है कि आपने हल्का लिया उसको। जब आपने हल्का लिया उसको, कम्युनिटी बेसिस पे खेला, राशा-राशा करके आपने सारी सेटिंग बनाई, तो राशा-राशा तो आपके साथ भी होगा। फिर वो फिर क्या होगा? फिर लोग राइवलरी बना रहे होंगे, जो कि मैं अगले 10 साल बाद भी मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है, जो एक रिच हिस्ट्री है, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, उसका राइवल इंडिया तो मैं मान सकता हूं कि है, मगर अफगानिस्तान हो नहीं सकता और ना कभी बनना भी चाहिए। तो मुझे तो वो कप्तान चाहिए जिसकी फॉर्मेशन में किसी भी ऐसी टीम को जो उनके पोटेंशियल से कम हो उसको उसी अंदाज से मारे। कल मारा है आपने अफगानिस्तान को, आगे आने वाले मैचेस में भी इसी तरह मारे, खुल के आप मारे, खुल के मारो ना यार, ऐसी की तैसी। हालांकि इस फॉर्मेट में चांसेस किसी भी टीम के होते हैं, मगर जब आपको ये पता है कि आप इतने बड़े नाम की टीम हो, तो फिर आप मारो भी उसको, उस टीम को उस तरह। जो लोग आपके पैशन, आपके एग्रेशन लेकर खेलते हो, वो तो अफगानिस्तान के पास तो कुछ था ही नहीं ना। अगर आप 80s से उठा लें क्रिकेट को, तो इनके पास तो, अगर पीछे आप जाएंगे तो कौन है? बताइए ना मुझे, कौन है कोई? जावेद मियांदाद निकल रहा हो, कोई इमरान खान निकल रहा हो वहां से, कोई आसिफ इकबाल निकल रहा हो, कोई मोहसिन हसन खान निकल रहा हो, कोई जहीर अब्बास निकल रहा हो, कोई जावेद बर्की निकल रहा हो, हनीफ मोहम्मद निकल रहा हो, कोई मोहम्मद ब्रदर्स के नाम से निकल रहा हो, कोई भी नहीं मिलेगा ना आपको। आपको तो पिछले 20 सालों में गिनती के 3 4 5 लोग नाम मिलेंगे आपको, जिनके पास सिर्फ क्रिकेट की डेवलपमेंट है, जिन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया है। तो पाकिस्तान ने, जब आपने आसान समझा तो फिर वो चीजें आपसे ले चुके थे, आपके साथ खेल चुके थे, आपके साथ बड़े हो चुके थे। उनके पास क्रिकेट तो बिल्कुल है, आ चुकी थी, मगर वो जिस अंदाज से आपने उनको करना चाहिए था, क्योंकि क्रिकेट में मुकाबला किया जाता है, क्रिकेट में मैच चलता है, ये दोस्ती यार एक दूसरे वो हो गया यार, होता है क्रिकेट आपस में कुछ भी करते हैं। मगर जब आप अपोनेंट बन के खेल रहे होते हैं तो फिर मारे, फिर खुल के। आप खुल के नहीं मारेंगे तो फिर वो उसमें आपकी मुंह भी आएगी। इस अंदाज से पाकिस्तान की पीछे से अगर क्रिकेट चलती रहती तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ही गिर जाते। मगर अभी मुझे उम्मीद है कि यार बेहतर हो रही है और बेहतर लोगों के हाथ में। और बेहतरी सिर्फ जीतने ही होती है यार, कि अगर आप जीत रहे हैं, ऑफ कोर्स जीत आपको चाहिए होती है, मगर बेहतरी कुछ ऐसी भी होती है जो टीम को देखकर नजर आ रही होती है। तो ये T20 है यार, आगे ODIs है, फिर टेस्ट क्रिकेट है, उस पर अलग बात होगी। मगर खासतौर पे अगर T20 में देखा जाए तो पाकिस्तान अब भी पोटेंशियल रखती है कि यार दुनिया की टॉप बेस्ट 5 टीम्स में शुमार की जानी चाहिए। वो अलग बात है कि जो परफॉर्मेंसेस आपको रही हैं आपकी पास्ट के अंदर, वो आपकी रैंकिंग आगे चले गए। मगर क्रिकेट जब पाकिस्तान खेल रहा होता है, ठीक है, तो लोगों को यही होता है कि यार अनप्रिडिक्टेबल है। जबकि मैं कह रहा हूँ कि यार इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी अब खत्म किया जाए। लोगों को इतना यकीन तो दिलाना चाहिए ना कि यार वो कम से कम टीवी पे बैठ के आपको देखें, क्योंकि ये एक वो बिलीव है जो आपको देना पड़ता है, वो कप्तान या और टीम के पास होता है। मैनेजमेंट तो दुनिया भर में चेंजेस होती हैं यार, अगर कोई कोच चला, कोई नहीं चला, कोई चला, कोई नहीं चला, खिलाड़ी तो एसेट्स होते हैं और खिलाड़ियों ने ही टीम को आगे बढ़ाना होता है। बाकी दुनिया भर में जो कोचेज हैं इस वक्त, आप देखें ना यार, कि वो उनका काम जो होता है वो कम्युनिकेशन गैप को कम करना होता है। जो गैप बढ़ा हुआ होता है, खिलाड़ियों को जेल करना होता है,
खिलाड़ियों को गेम अवेयरनेस तो नहीं देनी होती, गेम तो उन खिलाड़ियों के पास होता ही है, सिर्फ उनको छोटी-मोटी जो झाड़ पहुँच होती है ना, वो करनी पड़ती है और एक कॉन्फिडेंस देना होता है। बाकी तो और कोचेस के और मैनेजमेंट के काम होते क्या हैं? फिजियोथेरेपिस्ट का या फिर जैसे वो हैदर अली वाला जो केस आया था, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ग्रूमिंग की जो होती हैं, वो करनी होती है और तो कोई काम नहीं होता ना, खिलाड़ी तो खेल लेकर आता है यार। तो खिलाड़ियों को प्रोजेक्शन देनी है अपनी और वो अगर अच्छा उनको मिलेगा ड्रेसिंग रूम और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगी तो बेस्ट प्लेयर्स हैं आपके पास यार, आप जा सकते हैं दुनिया में अच्छी क्रिकेट लेके। इफी भाई यार सही आप अपना माइक ऑफ कर लें, आपकी बारी नहीं है, मुस्तफा की बारी है। मुस्तफा आप बोलें। हेलो यार, एक डॉक्टर और इफी भाई सिंपल क्वेश्चन है, कोई तमीज नहीं मानूंगा। मुझे आप ये बताएं, इफी भाई 101 टी20 खेल चुका है फखर, उसमें उसकी 2 क्रेडिबल इनिंग्स हैं, याद रखिएगा। एक उसने वो ट्राई नेशन का 18 में फाइनल खेला था जब सरफराज कैप्टन था, और दूसरी वो थी जो सेमीफाइनल में थी, उसके अलावा उसने कभी कुछ नहीं उखाड़ा। तो आप मुझे ये बताएं कि लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को क्यों इतना एक्स्ट्रा रन दिया जाता है? आप देख लें, वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है, पता नहीं उसने क्या गलती कर दी थी, ठीक है बीच में इंजरी हुई, ये पूरा साल वो एंजॉय करता रहा, वो अपना ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कोई मैच नहीं खेला। अभी भी इस मैच में कोई यूई के खिलाफ उसे खिला देते तो अच्छा, अब तो ये फिर ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं साइम अयूब के खिलाफ। मुझे अब समझ नहीं आती यार, आपको एक पोटेंशियल नजर आ रहा है, ऑलरेडी उसने साउथ अफ्रीका की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ जो किया, वो मतलब वो आपके बड़े बड़े नहीं उखाड़ सके। उसने कोई लिजार्ड विलियम्स या अपना वो जूनियर दला के खिलाफ सेंचुरी की थी, उसने टॉप के अच्छे उसके खिलाफ मारकर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को मारा, उसने स्टार को किस तरह मारा था, हेजलवुड को किस तरह मारा था, कमिंस को कैसे मारा था, फिर ये अभी साउथ अफ्रीका सीरीज। तो यार आप मुझे पता इतना लंबा रोक क्यों है? अच्छा, और मुझे एक और चीज ये कि ये फहीम अशरफ को आपको पता है उसकी बॉलिंग तो खत्म हो चुकी है, बॉलिंग में उसके पास कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो जब आया था तो वो 140 टच करता था, 138, अब तो उसकी 125 127 होना वेरी गुड डे, अगर बॉडी काम साथ दे रही है तो 130 तक जाएगा। तो हम उसको टॉप 3 में क्यों नहीं ट्राई कर सकते, 3 में उसको क्यों नहीं ट्राई कर सकते? कल उसने, हाँ हमें पता थोड़ा सा स्पिनर के अगेंस्ट वीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कोई आजकल पावर प्ले में स्पिनर या तो वरुण चक्रवर्ती हो या कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो तो वो आता है, वरना आप पेसर को तो बहुत अच्छा मार सकता है। एक चीज है, दूसरी चीज है कि हारिस को क्या आपको नहीं लगता कि हमें टॉप 3 में ट्राई करना चाहिए? यार एक मिनट इफ़ी भाई जवाब दें, इससे पहले मैं एक चीज और ऐड करूंगा। इफ़ी भाई, एक तो आपने ये जो फहीम की 3 नंबर की बात की ना, यार इधर तो हारिस के लाले पड़े हुए हैं। फखर जमान पे आपने जो पॉइंट दिया उस पर मैं टोटली एग्री करता हूँ। साइम पे आपने जो पॉइंट दिया है उस पर भी मैं टोटली एग्री करता हूँ। और साइम के पॉइंट पे एक बात ऐड करूंगा इफ़ी भाई को, इफ़ी भाई साइम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर आजम पे भी क्रिटिसिज्म हुई थी, तो हम तो साइम पे भी करेंगे, और साइम पे करें तो तुम बुरा ना मानो। तो मतलब ये हालत हो गई है लोगों की। और कुछ लोग साइम को सस्ता अभिषेक शर्मा भी बोल रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। अब जरा आप इस पे जरा टिप्पणी कर दें अपनी। यार मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप जब सस्ता माल लेके घूमोगे तो आपको दुनिया में हर चीज सस्ती नजर आएगी भाई, ठीक है। आप अगर क्वालिटी माल लेके घूमोगे तो आपको क्वालिटी ही नजर आएगी। तो यहाँ तो ये बात सस्ते और महंगे की खत्म कर दी मैंने। दूसरा जो भाई मुझसे पूछ रहा था, देखो यार मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैंने ये कहा था कि यार हारिस मैन ऑफ द सीरीज रहा था बांग्लादेश के खिलाफ जब पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया था। मुझे भी लग रहा था कि यार चीजें बदली नहीं है, चीजें वहीं से घूम के फिर उन्हीं हाथों में चली गई हैं और आने वाले वक्त में तारा सितारा जो है ना किसी तरह 2-3 लोगों को एक मर्तबा फिर टीम का हिस्सा बना देंगे और वो उसमें लगे रहे। मगर फिर आप बांग्लादेश गए, बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज गए, ठीक है, तो चीजें कुछ बदलती भी मुझे नजर आई और ऐसा लगा कि यार जो फॉर्मेशन मिसिंग थी पाकिस्तान में, जो एक टीम को बनाती है, फॉर्मेशन बनाती है टीम को, तो अगर तो टीम को बनाने के लिए फॉर्मेशन बनाई जा रही है तो फिर बेहतर बनाई जा रही है। अच्छा, अब इसका आपने कोई बेंचमार्क रखना होगा ना यार। हाँ, इसका बेंचमार्क रख देते हैं यार, ट्राई नेशन कप एक निकल के आ रहा है, वहां पे अफगानिस्तान और यूएई होंगे। चलो भाई ठीक है, अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो बेस्ट टीम रहेगी। तो ये पूरा 3 से 4 महीने के अंदर जो पूरा एक सिस्टम से काम करते हुए लोग आए, तो मैं पुरुमीद इसलिए भी हूँ कि यार कहीं ना कहीं टीम की फॉर्मेशन बनाई जा रही है कि किस तरह से लड़कों को उनके रोल में पाबंद कर देना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कोशिश ये की जाती थी कि सब कुछ हमारे गिर्द घूमता है, हम ही रोनाल्डो मेसी हैं,
हमारे पास ही फिजिक्स और केमिस्ट्री है, हम ही दिन और रात बने हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के। तो अब मामला क्योंकि 2 से निकल के 1 और 1 11 हो चुके हैं। जब 11 के अंदर मामला गए तो 11 ने अपने अपने रोल को आपस में खूब निभाया है। अब जब आप 11 के रोल ने निभाया तो वो जीत आपको निकल कर आई। जीत निकलती उसी वक्त है जब पहले से लेके 11वें नंबर तक के खिलाड़ी को ये बताओ कि कौन किस रोल में जिंदगी गुजार रहा है, तो सब अपने एक रोल में नजर आए, इसीलिए आपको जीत भी मिली है। इनमें से कोई 3-4 खिलाड़ी अगर आगे पीछे होते। यार ये हाँ सईद अपना माइक बंद करो यार। सईद भाई, सही भाई का ये सही अपना भाई का माइक बंद करो यार। यार ये सईद विराट कोहली को रोना है यार, ये विराट कोहली क्या कह रहे हैं? हाँ कहो को यार, ये इनका माइक या तो मैं आपको लिस्टर पे भेज रहा हूँ फिर। हाँ विराट कोहली आप बोलो यार। मत बंद रहने देना, तो गर्मी लग रही है। हाँ साइकिल आपको ठंडी लग हद हो गई यार, इन लोगों को कसम से ये नहीं ख्याल के इनका माइक खुला हुआ है, सारे घर वालों से बातें कर रहे हैं। जी विराट कोहली बोलो आगे। इफी भाई कैसे हैं आप? अरे आ रहा है मेरा पक्का यार, आ रहा है, मेरी क्रिकेट की धड़कन आ रहा है, वो आ रहा है जो क्रिकेट का बाप है, वो निकल के आ रहा है। वो सुना है विजय हजारे कब से, यार कब आएगा? मैं जियो हॉटस्टार पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे से तो दिन भी नहीं कट रहा है। मैं सच बात बताऊं, मैं इतनी बेचैनी लगी हुई है, छोटी छोटी रीलें पुरानी निकाल के देख के अपने आप को खुश कर लेता हूँ मैं। ऐसा लगता है क्रिकेट उसके साथ ही चलती है और उसी के साथ जो है ना भाग रही है क्रिकेट। एनीवे थैंक यू वेरी मच यार विराट, तुम आए। और मैं सिर्फ ये एक ऐसा नाम है जो इस वक्त राज कर रहा है दुनिया क्रिकेट के ऊपर यार, और इसकी बेचैनी बेताबी पता नहीं इफी लोगों को भाई किस एक तरह। चीज अच्छा नहीं लगा कि आपने श्रीलंका को बोला कि फाइनल खेलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किस बेसिस पे आप ऐसे कह सकते हैं कि श्रीलंका फाइनल खेलेगी? अबे मैंने आप कब इंडिया कह को दिया, अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। कब कह दिया मैंने श्रीलंका फाइनल? मैंने कहा है कि मुझे, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है। मैंने कहीं नहीं कहा कि श्रीलंका से अगर खेलेगी तो पाकिस्तान हार जाएगा। भैया पिछला वाला भी पाकिस्तान हार गया था यार। मैं तो चाह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर फाइनल में जाए तो श्रीलंका ना हो। यार वो मैंने लिखा है ऊपर, टाइटल जो लगा हुआ है ना वो मैंने लगाया है, और मुझे ऐसा लगता है, एंड आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले फाइनल विद श्रीलंका। Then record my statement also that India will do all the things to the Pakistan. Will do all the things, what do you mean will do all the things? नहीं ठीक है यार, निकालेंगे इस बार। नहीं देखो, ओपिनियन हमेशा बम्बार्ड देना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि ओपिनियन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी का भी ओपिनियन हो। मगर ये जो कौन डालता है और कौन निकालता है देखिए। ये जो 20 ओवर की क्रिकेट है ना यार, ये जीने नहीं देती। 120 बॉलें जो है ना बहुत ही बेचैन रखती हैं। इन 120 बॉलों के लिए आप स्ट्रेंथ के ऊपर जाते हो। इस वक्त स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली इंडिया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो एक बैरियर है वो सलमान कैसे क्रॉस करेगा, वो बैरियर उसके आगे दुनिया की नंबर 1 टीम है जिसका एक खिलाड़ी ऊपर से अगर आप देखें तो 250 के स्ट्राइक रेट से शुरू होता है, फिर नीचे वर्मा आता है, वर्मा जाता है तो फिर सूर्या आता है, सूर्या जाता है तो फिर अक्षर आता है, अक्षर जाता है तो फिर पांड्या आता है, पांड्या जाता है तो फिर रिंकू आता है, रिंकू जाता है तो फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के पास डालना और निकालना तो पूरी 11 के 11 ही है। मतलब जो उनके 15 का स्क्वाड है, ठीक है, जिसमें हर्षित राणा मिसफिट नजर आता है मुझे, उसको फिर भी आपने रख लिया है। जो स्क्वाड है उसमें तो आप गुंजाइश, ये मैं सोच रहा हूँ कि यार इनमें से 11 कौन से इंडिया खिलाएगा, या वही खिलाएगा जो अगेंस्ट इंग्लैंड खिला रहे थे। अगेंस्ट इंग्लैंड में शुभमन गिल नहीं थे, शुभमन गिल अब एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा बने। तो ये तो कहना गलत होगा, बेवकूफ आदमी होगा जो क्रिकेट देखता है वो ये बोले कि यार इंडिया फाइनल नहीं खेल रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, ये मेरी अपनी है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो उसके अगेंस्ट फिर बेस्ट ही टीम हो। अब इस कॉन्टिनेंट में जो बेस्ट टीम है वो इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। एशिया कप को देखते हुए बात कर रहा हूँ, एशिया कप 6 मरतबा श्रीलंका जीत चुका है। तो पाकिस्तान, इसी भाई आप श्रीलंका को बिल्कुल भी आप वो नहीं कर सकते, मतलब साइड नहीं कर सकते फाइनल में। मैं कह रहा हूँ ना 6 दफा जीत चुका है, बताया तो है मैंने, एशिया कप 6 मरतबा श्रीलंका जीत चुका है। और इन कंडीशन में वो भी मास्टर है, ऐसा नहीं है कि इन कंडीशन को अच्छा एसेस नहीं करता वो।
तो जो बेस्ट टीम्स हैं वो नजर आ रही है, टीम श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया एशिया की कंटेंडर अगर बनती हैं तो इन तीनों में से कोई एक टीम होगी। और अगर आप आग बंद करके बोलेंगे तो वो इंडिया ही है। उसकी वजह यह है कि जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिस अंदाज से वो पिछले 1 साल में T20 में अपने आप को मनवाते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कहीं, मगर आंख खोल के मुकाबला होगा यार, आंख बंद करके मुकाबला नहीं होगा। जी, इफी मिल भाई गया मैं जवाब दे क्या? सकता हूँ सवाल? जी, आप बोलें आबिद भाई, आप बोलें आप। जी अस्सलाम वालेकुम पहले तो इफी भाई और उमर भाई। यार इफी भाई बिल्कुल पाकिस्तान ने कल अच्छा मैच जीता और पिच कंडीशन, नवाज बोल्ड, ड्रीम स्पेल, मगर मुझे ऐसा लगता है पूरा एशिया कप एक तरफ, ये जो वरुण, कुलदीप और जसप्रीत बुमराह के जो 12 ओवर है ना, ये किसी भी टीम को पास ही नहीं आने देंगे। क्योंकि सर मुझे लगता है कि ये जिस किस्म की अनप्लेबल बॉलिंग इंडिया लेके आया, बैटिंग तो छोड़ दे, शुभमन गिल के आगे से रेजिलियंस होती है, फिर अभिषेक शर्मा, संजू, और फिर ये जो ऑलराउंडर बनता है, जो दुकला बनता है नीचे बैठ के, आपका हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, जो कि मतलब अनमैच्ड है सारी टीमों से। मुझे ऐसा लगता है ये 12 ओवर और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, ये कॉम्बिनेशन किसी को कंपीट ही नहीं करने देगा एशिया कप में, मेरा ऐसा मानना है। अब आपकी मैं राय सुनना चाहता हूँ कि मेरा माइंडसेट आपका माइंडसेट एक जैसा है, आप इसमें क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या राय है इसमें? यार मेरी तो राय आपसे बिल्कुल अपोजिट है। मुझे ऐसा जी नहीं लगता कि ऐसे कोई अनप्लेबल लोग हैं। अब आप माइक म्यूट कर लें, जब आपने जी बात जी। कर ली माइक म्यूट कर लें। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई अनप्लेबल है, वो भी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, नो डाउट वो एज अ टीम बहुत जेलअप है, अपने अपने रोल में बहुत ज़्यादा फिट इन है, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। लेकिन उनको एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है, और वो ये है कि मोमेंटम उनके साथ कोई भी नहीं है। उन्होंने क्रिकेट 4-5 महीने से नहीं खेली हुई। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मैच, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी टीम से जीता है, लेकिन बहुत अच्छे वक्त पे बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा मैच जीता है। तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, और पाकिस्तान के पास भी 3 मैच विनर हैं जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जिता चुके हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो इतना हल्का मत लो पाकिस्तान को। मतलब और श्रीलंका को भी इतना हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया मतलब के फुल फ्लैग जो है ये एशिया कप जीतने नहीं जा रहा। इंडिया को मुश्किलात होंगी, और दोनों के खिलाफ होंगी, पाकिस्तान के भी अगेंस्ट होंगी, और श्रीलंका से भी अगर मैच पड़ता है उनका तो श्रीलंका के अगेंस्ट भी होंगी। इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अफेयर फॉर इंडिया। और रही बात आप जो कह रहे हैं ना 12 ओवर किसके आप कह रहे हैं, अपना एक तो आप बुमराह के कह रहे हैं, और उसके बाद जो है दूसरा कुलदीप यादव के कह रहे हैं। भाई इतने भी कोई बड़े बॉलर नहीं है। बुमराह ठीक है, नंबर 1 बॉलर इस वक्त है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन मेरे कुछ ओपिनियंस हैं उसके बारे में जो मैं स्पेस पे नहीं बोलना चाहता, वरना बवाल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बुमराह का स्टेटस इतना ऊंचा हुआ है ना, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो उसमें बहुत बड़ा किरदार बाबर और रिजवान का भी है। जिस तरह से उन्होंने ऑफ लेट बुमराह को खेला है, मतलब उसको बिल्कुल ही अनप्लेबल बना दिया हम लोगों ने। ऐसा नहीं है यार, ये टीम, इस टीम के लड़के ना इस तरह नहीं खेलेंगे। आपने देखा था हारिस को, हारिस जब 2022 के वर्ल्ड कप में आया था तो उसने बड़े बड़े बॉलर्स को किस तरह से निगोशिएट किया था। तो T20 में बॉस, टेस्ट क्रिकेट की एक अलग बात है। टेस्ट क्रिकेट अगर हो ना, तो मैं कहूँ कि हाँ यार बुमराह इस वक्त जो है वाकई वो खेलने नहीं देगा किसी को। लेकिन T20 क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट क्रिकेट। यहाँ की कंडीशंस भी T20 में ना डिफरेंट होती हैं। तो उस वक्त किस तरह की विकेट होती है, किस तरह की कंडीशंस होती हैं, फिर उस पर फैसला होगा कि बुमराह किस तरह की बॉलिंग करता है, सामने कौन है, या कुलदीप किस तरह की बॉलिंग करता है। दिल का गेम होगा भाई। पाकिस्तान इंडिया का मैच ऑन पेपर चाहे कोई भी टीम कैसी भी हो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे वही टीम अच्छा खेलती है और वही टीम जीतती है जो प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेती है। और प्रेशर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी उसी टीम में होती है जो ऑन पेपर्स अच्छी होती है। तो लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी की अगर बात करो तो इंडिया बेशक ऊपर है, लेकिन ऑन द इस वक्त पाकिस्तान का मोमेंटम बहुत अच्छा बन गया है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन गया है।